Once again, good afternoon, everyone. Welcome to the class. And we all are doing our best, whatever we can do for the examination that is commencing very soon. So, friends, today's class we are going to have part E, as this is part 2 of section E. Manish ji is doing tremendous job educating all of us, though we are all learned fellows, but he is enlightening us each and every aspect. इतनी बारीकी से वो सब चीजों को बता रहे हैं कि हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान सा लग रहा है। दोस्तों, आज हम इसी के अंतर्गत, कल हमने जो किया था वो पार्ट 1 था, आज हम इसी का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें 25 एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप पेन कॉपी के साथ नहीं बैठे हैं तो तुरंत पेन और कॉपी दोनों ले लीजिए, ताकि आप पीछे ना रहें। इसके अलावा आपसे आज मैं कुछ और बात करने वाला हूं। आज संडे था, आई वांटेड टू ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू एंड इट इज हियर। देखिए दोस्तों, आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये बुकलेट मैंने आपको बता दी थी कि ये बुकलेट दे भी दी थी, इसका 3 पार्ट हमने आपके साथ शेयर किया था। यदि आप स्क्रीन को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं मेरे कर्सर को, तो इट इज रिटन हियर 1 of 218. When this book was shared with you, it was only 56 pages. तो कल पूरा सैटरडे और आज संडे का एडवांटेज लेते हुए इट हैज बिकम 218 पेजेस। इसमें एडमिन एंड फाइनेंस भी आ गया, आपका मैनेजमेंट पार्ट भी आ गया, आपका पार्ट एफ भी आ गया। लेकिन ये अभी रिलीज होने में अभी भी ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा दोस्तों, आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगा, आपके लिए सारे ग्रुप में रहेगा, और आप सबको शेयर कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑल 218 पेजेस मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये पूरी किताब आप कैसे पढ़ें, कैसे उस किताब तक, उस पेज तक पहुंचे, कौन सा पेज आपके लिए कितना जरूरी है दोस्तों, उसका इंडेक्स भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। दैट इज अ कंप्लीट रोड मैप दैट यू आर लेफ्ट विथ 18 days, and what all you need to do in this 18 days. What part 1 contains: perspective of education. It contains from page number 1 to 127. Then part 2 management contains from 128 to 150. And then rest of the thing, part admin and finance 51 to 218. That will keep on extending. ये अभी और बढ़ता रहेगा दोस्तों। जब मैं ये मार्कर हटा देता हूं ताकि मैं कुछ और दिखा सकूं आपको। जब आप इस तरीके से इस बुक में आते हैं, मैं बहुत ज्यादा इसको कुछ नहीं बताऊंगा, केवल आपको मदद मिले, केवल एक भाग में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आपको ये पीडीएफ आज मैं देने वाला हूं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर सेक्शन ए है, इसमें पेज नंबर थ्योरी जो है पेज नंबर 1 से पेज नंबर 6 तक है, आपको थ्योरी मिल जाएगी। फिर आप पेज नंबर 7 से 12 तक जाएंगे तो एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और फिर पेज नंबर 13 से 17 पे जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों, ये मैं क्यों पेज नंबर बता रहा हूं आपको, उसकी महत्व को समझिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सेक्शन 1 के लिए मतलब पेज नंबर 1 से 17 है, आपको पूरे 17 पेज नहीं पढ़ना है, आप केवल 6 पेज पढ़ेंगे। You will read only 6 page and you are done with the theory. और उसके बाद पेज नंबर 7 से 12 आप MCQ करेंगे, और फिर 13 to 17 आप थ्योरी करेंगे। क्या थ्योरी करेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देन NEP 20, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, एडोलसेंस, होम, स्कूल एंड कम्युनिटी, ये पढ़ेंगे आप। अब दोस्तों, ये पीडीएफ आपके हाथ में है, फिर से आपको यूट्यूब में जाना है, फिर से आपको ग्रुप में जाना है? नहीं दोस्तों, क्या करना है आपको, जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये आपने पढ़ा, ये पीडीएफ आपके ओपन है, और आपने इसे क्लिक किया, एंड देन डायरेक्टली यू विल रीच टू योर वेबसाइट एंड द वीडियो विल बी ऑन। वीडियो से हमारा फिलहाल कोई मतलब नहीं है, हम उस किताब पे फिर से आ जाएंगे कि ये किताब हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, क्या मेरी बात आपको समझ आ पा रही है? मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको? बहुत सुंदर सर, बहुत नाइस एफर्ट्स हैं आपके सर। सर एक जी, एक क्लिक में दोस्तों आप जैसे पहुंच गए थे। अब आपको मनीष जी का वीडियो देखना है। आपने ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल, या अभी हम सेक्शन ई की बात करते हैं। हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन, स्कूल मेंटल हेल्थ वाला पार्ट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन PWD एक्ट पढ़ा,
कॉम्पिटेटिव सीरीज पढ़ा, आप इसे क्लिक करेंगे दोस्तों एंड डायरेक्टली यू विल रिच टू दैट। मनीष जी का एक सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। वंस अगेन यू क्लिक हियर एंड डायरेक्टली यू विल रिच to Manish ji's lesson that he has taught you. And then here you have reason. And that way you are not going to waste a single minute. आप सीधे वीडियो पे पहुंच गए। क्या मेरी बात स्पष्ट है आप सभी दोस्तों को? Yes, जल्दी sir. से अपना इंप्रेशन दे, अपना Yes, sir. इंप्रेशन दे जल्दी से। Yes, sir. तो दोस्तों इस तरीके से ये सेक्शन ए बी सी डी ये पूरा है, सबकी लिंक वहां पे है। आपको क्या पढ़ना है, कौन सा पेज पढ़ना है, कौन से पेज में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू फ्रेंड्स। पार्ट 2 की बात करें, मैनेजमेंट इस तरीके से है। पार्ट 3 की बात करें, इस तरीके से है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों अलॉन्ग विथ ऑल द बुक। एंड देन मैंने शेड्यूल भी बनाया है। इस शेड्यूल के वेयर आर यू, किसी साहब ने कुछ लिखा था, मैं पढ़ नहीं पाया। मनीष जी बड़े बोलते मैसेज ये कहाँ है, ये कहाँ मिलेगा, ये पूछना चाह रहे हैं। अभी उनको लॉन्च नहीं हुआ है ये। प्रभु आज मिलेगा, तो महोदय आज आपको मिल जाएगा ये। अभी 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 तो बता ही रहे सर, ये कल की मेहनत है, आज आपको बिल्कुल मिल जाएगा, इसीलिए आज ये कक्षा ली जा रही है जी। पीजीटी साहब हैं, तो धन्यवाद सर। तो चलिए, ये रोड मैप भी है दोस्तों। डे 1 आपको क्या करना चाहिए, सेक्शन ए से ये उठाना चाहिए, ये थ्योरी पढ़ना चाहिए, ये एमसीक्यूज करना चाहिए, ये उसका वीडियो है, ये सेक्शन ए की थ्योरी और एमसीक्यूज है। इस रोड मैप को जरूरी नहीं आप फॉलो करें, आपका अपना सबका टाइम टेबल होगा, बट इन रफ वे यू कैन प्रिपेयर दिस। क्या पढ़ना चाहिए आपको वो भी बता दिया गया है। एक जो यदि आप इस कक्षा को अटेंड कर रहे हैं और आपको लगता, हरीश सोनी जी कुछ कह रहे हैं सर, आप जो कुछ रविता, अरे नहीं मैडम है, ये डे 7 में जो थ्योरी आपने लिखा है इस तरीके से कि आपको क्या पढ़ना है, इसमें लीडरशिप पढ़ना है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर पढ़ना है, ये वट एवर थिंग यू नीड टू पे अटेंशन टू। आप अपने अपने विषय के महारत हैं और आप परीक्षा एक बार देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 25-30 बार परीक्षा दे चुका हूँ, दिया एक बार भी नहीं है, क्योंकि 25-30 क्वेश्चन पेपर मैं पढ़ चुका हूँ, नवोदय के, केंद्रीय विद्यालय के, ईएमआरएस के क्वेश्चन छांटते हुए, तो सब मैंने पढ़ लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बार-बार पेपर दे चुका हूँ, इसीलिए मैंने एक ये रोड मैप तैयार किया कि आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, इसको ज्यादा ध्यान दीजिए। जो दोस्त सहमत है इसे जरूर पालन करें। और मैं समझता हूँ दिस इज गोइंग टू बी, एक मनीष जी ने कोई कल शब्द इस्तेमाल किया था, अस्त्र और शस्त्र, मनीष जी, तो एक ही ऐसा अस्त्र और शस्त्र आपके लिए हो सकता है दोस्तों। ओवर टू यू मनीष जी, एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले सभी महान विभूतियों और महान को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और देवांगन सर की सभी पुरुषों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दूसरी चीज, सर ने ये जो मटेरियल बनाया है उसको पढ़ने का तरीका ये है कि अगर आपने एक बार ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया है तो पहले पीडीएफ पढ़िए, फिर उसके बाद उसके वीडियो पे जाइए। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं अटेंड किए तो पहले वीडियो देखिए, और उसके बाद आप पीडीएफ को अगर प्रिंट आउट कर ले रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करिए, फिर वीडियो देखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप सभी लोग इतने दिन पढ़ करके एक दिन एग्जाम देंगे। हम और देवांगन सर प्रतिदिन ओरल टेस्ट दे रहे हैं, मतलब कंटेंट को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आपके सामने अपना एक टेस्ट प्रस्तुत करते हैं, मूल्यांकन आप लोग हमारा करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ हम कंटेंट दे रहे हैं वो बेसिक कंटेंट्स हैं, इसका क्रिटिकली यूज कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए प्रश्नों को व्यवहारिक रूप में प्रयोग करने के जो तरीके हैं उनमें आपके बुद्धि विवेक का भी प्रयोग होगा। एज इट इज कोई कंसेप्ट आता नहीं है, डायरेक्ट कोई चीजें नहीं आएंगी। इसलिए जब विषयों के जो मूल हैं, फंडामेंटल्स की पॉइंट्स हैं, वो आपके माइंड में स्टोर रहेंगे, आप किसी भी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। मैं विलंब नहीं करता हूं, मैं ठीक शुरू करता हूं आज का टॉपिक। प्लीज सर स्लाइड फर्स्ट लाइए। पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट था। यस, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान। इस पॉइंट नंबर 3 का जो पूरे टॉपिक के निचोड़ है, क्या है, क्या पढ़ना होगा।
अगर इसको एक लाइन में समझ लेंगे तो इनके अंदर की चीजें आराम से उसके शब्दों से ही समझ जाएंगे। विद्यालय के भविष्य को कौन सी दिशा में ले जाना है, विद्यालय का जो भविष्य है उसको किस दिशा में ले जाना है, इसको डिफाइन करने के लिए विजन का होना जरूरी है, गोल्स का होना जरूरी है और स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी एसडीपी का होना जरूरी है। देखिए दो शब्द हैं, उद्देश्य और लक्ष्य। जो उद्देश्य होता है ना बड़ा होता है, वो अमूर्त होता है। जो लक्ष्य होता है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके एक बड़े उद्देश्य तक हम जा सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लाइन में मैंने कहा है, चाहे वो विजन बिल्डिंग है, गोल सेटिंग है या स्कूल डेवलपमेंट प्लान या एसडीपी है, उसका उद्देश्य क्या है कि आप अपने विद्यालय को एज अ प्रिंसिपल, एज अ लीडर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसकी डिफिनीशन इन सारी डॉक्यूमेंट्स में होंगी। क्लियर इट? आगे चलते हैं। पहला है विजन बिल्डिंग। किस तरीके से दृष्टिकोण, आपका दृष्टिकोण क्या होगा। देखिए दृष्टिकोण, यहाँ विजन बिल्डिंग क्या का मतलब क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, बयान होता है। हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनाना चाहते हैं, भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, और वही स्टेटमेंट आपको एक डायरेक्शन देता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक वैल्यूज और एक आपकी आकांक्षाएं क्या है। आपकी वैल्यूज क्या हैं और आपकी आकांक्षाएं क्या हैं, इसको डिफाइन करता है विजन बिल्डिंग। विजन इज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ a desired future state for the school. A shared vision provides direction, motivates stakeholders, and create a common purpose. Vision building is not a solo activity. It is a collaborative, participatory process. पूरे स्कूल को किस दिशा में हमें ले जाना है, इसको परिभाषित करता हुआ है हमारा ये पूरा चैप्टर, जिसमें विजन बिल्डिंग है कि विजन बिल्डिंग एक स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट वैल्यूज और आपकी आकांक्षाएं क्या, एक्सेप्टेंस क्या है, उस पर आधारित होता है, उसको डिफाइन करता है। क्या इसका प्रोसेस क्या होता है, सिचुएशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, स्टेक होल्डर्स होंगे, आर्टिकुलेट ऑफ कोर वैल्यूज मैंने पढ़ाया था, ड्राफ्टिंग विजन, आप अपने विजन को ड्राफ्ट करना होगा। जैसे केवीएस अपने विजन को लिखा हुआ है कहीं नहीं, तो उसको भी आपको ऐसे ही अमूर्त रूप में नहीं कहीं बोलना होगा कि हम अपने विद्यालय को ऐसा करें, उसको एक ड्राफ्टिंग लाइन में उसको डिफाइन करके हुए लिखना पड़ेगा एज ए स्टेटमेंट। और एक वाइड कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें स्कूल के कल्चर्स को भी ध्यान में रखते हुए एक प्राचार्य या एक कमेटी पूरे स्कूल का एक विजन बनाए। इसके बाद गोल सेटिंग क्या है, नेक्स्ट। स्क्रीन इज नॉट शोइंग सर, क्या सभी को स्क्रीन दिख रहा है? सर दिख रहा है, क्लियर। स्क्रीन दिख रहा है, आपकी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, गोल सेटिंग, पहला हमने विजन देख लिया, फिर अब हम बात करते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, आप कोई गोल निर्धारित कर रहे हैं, उसके लिए फ्रेमवर्क है, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, और सर ने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेजमेंट ग्रुप से ढूंढ के लाया है कि स्मार्ट फ्रेमवर्क क्या है। स्मार्ट फ्रेमवर्क, एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का जैसे एक एग्जांपल इस समय हम लोग, सर आपकी आवाज में कोई रुकावट, मेरी आवाज धीमी आ रही है क्या? जी सर। क्या मेरी आवाज सभी को धीमी आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर। नहीं सर, ब्रेक हो रही थोड़ी गड़बड़ हुई। बीच में सर माइक जरूर हो गया। Now it is clear. ओके। स्मार्ट फ्रेमवर्क, वो गोल सेटिंग के लिए हम स्मार्ट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे। स्मार्ट फ्रेमवर्क में एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब स्कूल में एग्जांपल इस समय तारा असेसमेंट चल रहा है। तारा असेसमेंट क्या है? रीडिंग फ्लुएंसी को असेस करना है, स्पेसिफिक है। और किस क्लास में? क्लास 3rd है, क्लास 4th है और 5th में है। ये स्पेसिफिक सेटिंग है हमारी गोल सेटिंग की। कोई चीज हम स्पेसिफिक ले लिए। फिर एम क्या है? मेजरेबल। ऐसी चीज हम ऐसा गोल सेट करेंगे जो मेजर किया जा सके। ऐसा गोल नहीं कि जिसको हम मेजर ही नहीं किया सके। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, अचीव 80% स्टूडेंट रीडिंग एट ग्रेड लेवल बाय मार्च। ये एक एग्जांपल है। आप अपने सब्जेक्ट में भी कोई अपना गोल ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं, पीआई ले सकते हैं
कि हम कितना परसेंटाइज सेट कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल। अगर मेजरेबल है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अचीवेबल है, ठीक है। मेजर किया जाए, फिर अचीव कैसे करेंगे, प्राप्त करना भी होना है। ऐसा नहीं गोल ले लें कि जिसको प्राप्त ही नहीं किया जाए, बड़ा टफ हो। तो अपने गोल में अचीवेबल गोल अलाइंड विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको अलाइन करते हुए आप अपना किस तरीके से उस गोल को अचीव कर पा रहे हैं, उसको भी चार्टिंग होनी है। रिलीवेंट होना चाहिए। रिलीवेंट स्कूल फ्रेम के लिए रिलीवेंट क्या है, जो भी आपका कैरिकुलम है, एनसीएफ है, उसमें जो सारी चीजें दी हुई हैं, कैरिकुलम ही एकेडमिक फ्रेम के लिए रिलीवेंट होता है। तो वो स्कूल का जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है, उसको किस तरीके से हम सेट करें कि वो विद्यालय के हितार्थ और विद्यालय के सपोर्ट में और उसकी एनसीएफ को कवर करता हो। टाइम बाउंड होना चाहिए, कोई समय निर्धारित होना चाहिए अपने गोल का कि भाई इतने दिनों के अंदर, इतने महीनों के अंदर, एक साल के अंदर हम उसको अचीव कर सकेंगे। तो गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट जो स्टेप्स है उसको इस्तेमाल करेंगे। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, अचीवेबल, आल फॉर relevant, और टी फॉर time bound. और ये किसी भी गोल के प्लानिंग के लिए सेट फ्रेम है। इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान। मनीष जी एक मिनट रुको। क्या आज की इस मीटिंग में आरपी अनंत साहब और राजीव पाठक जी मौजूद हैं? यस सर। यस सर। नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। अनंत साहब भी मौजूद हैं? Yes sir, available sir. Okay sir. I'll talk How to can you I later. how can I miss this so important class, sir? So nice of you, sir. It's our pleasure that you two dignified people are here and you people are encouraging us to go ahead, sir. Thank you, sir. I'll talk to you later, sir, after the class. Okay sir. sir. Okay. हाँ, मनीष जी, देखिए एसडीपी और एकेडमिक प्लान थोड़ा सा अंतर है। एकेडमिक प्लान इट रेफरेंस टू एकेडमिक ईयर, पर एसडीपी जो होता है वो थोड़ा सा दीर्घकालिक होता है, थोड़ा उसमें समय होता है 3 साल 4 साल। ऐसा क्यों होता होगा? आरपी सर मुझे लगता है उत्तर दे पाएंगे इसका। एसडीपी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा होता है और एकेडमिक का 1 ईयर होता है, एकेडमिक ईयर में होता है। ऐसा क्यों? सर आई थिंक इसके जो गोल्स हैं वो टाइम टेकिंग होंगे सर, लॉन्ग टर्म वाले होंगे, इसलिए शायद इट विल टेक मोर देन 1 ईयर और 3 ईयर। एज अ प्रिंसिपल आपका एक स्टेशन पर कितना टाइम होना चाहिए? एक प्रिंसिपल कितने साल तक के लिए रहता है एक स्टेशन पर? 3 साल? 5 years. Yes, sir, yes, sir, 5 साल से। यस यस। 5 साल तक। यानी जब एक एडमिनिस्ट्रेटर उस चेयर पे बैठता है, सिट करता है, तो वो अपने स्कूल की सारी चीजों को जान के और उसके लिए एक एसडीपी निर्धारित करता है। यानी वो रहे, चेयर पर रहे और वो उसके समय में, उसके निर्देशन में वो एसडीपी प्राप्त हो। इसीलिए एसडीपी को थोड़ा लंबा रहता है। यानी ये नहीं कि कोई व्यक्ति आया और उसका टारगेट बड़ा है पर वो 2 ही साल के लिए तो अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसडीपी एक ब्रॉडर फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है। और जो स्कूल एकेडमिक प्लान है वो एकेडमिक ईयर का है। तो एकेडमिक प्लान की जगह हम यहाँ चर्चा करेंगे स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान सीधे इंडिकेट करता है कि विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान, और वो थोड़ा ब्रॉड हो, वो एक दीर्घकालिक हो, उसकी एक प्लानिंग हो, उसका एक और आप उसकी प्लानिंग कर लें, रिटेन प्लानिंग कर लें, उसमें आपका विजन भी होना चाहिए और उसके साथ साथ जो आपने टारगेट फिक्स किए हैं वो कैसे प्राप्त कर लें, उसके टाइम बाउंडेशन होते हैं, किन लक्ष्यों को कितने दिनों के अंदर प्राप्त कर लें। तो द एसडीपी इज अ स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट दैट कैप्चर द स्कूल्स करंट सिचुएशन, डिजायर्ड आउटकम एंड प्लान एक्शन ओवर 3 or 5 years period. It is the primary instrument for the systematic school improvement. Clear it? कैसे करेंगे? पहला, execute summary, brief overview of the plan. आपको एक प्लान बनाना है, चूंकि लंबा है तो प्लान के लिए आपको क्या करना है,
उसकी प्रोफाइल को भी, स्कूल की प्रोफाइल को भी टच करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो उसका भौगोलिक जो डेमोग्राफिक सिचुएशन कैसा है, रिसोर्सेज क्या क्या है, परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसी रही है। उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, इट इज अ वेरी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की सबसे अच्छी एनालिसिस है स्वॉट एनालिसिस। एस फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। आपके विद्यालय की, आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके स्कूल की टीम की स्ट्रेंथ क्या है, मजबूती क्या है, यानी आपके पास क्या अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जो उनके पास नहीं है और आपके लिए वो मजबूती का काम करेंगे। आपका एरिया है, बच्चे हैं, कभी कभी प्रोजेक्ट के स्कूल हैं, वहाँ बड़ा अच्छा रिसोर्स होता है। फिर कहीं कहीं के बच्चे बड़े अच्छे हैं, जैसे आप साउथ में चले जाइए, साउथ के क्लासरूम बड़े रिच होते हैं, बच्चे बड़े इंटरेक्टिव होते हैं। तो मैं एरिया वाइज कोई ऐसी वाइसनेस नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए। फिर वीकनेस विद्यालय की क्या है, इस पर इसको भी नोट करिए, एनालिसिस करिए। और विद्यालय जहां जिस सिचुएशन में है, जिस स्थिति में विद्यालय है, वहां किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं ले ले जहां पर रिसोर्सेज का पहुंचना मुश्किल है। आपने टारगेट लिया गया कि अपने स्कूल में इस बार कुछ नेशनल लेवल की एक्टिविटीज कराएंगे और आपका स्कूल स्टेशन से बहुत दूर है, आने जाने में समस्या है, बच्चों की सुविधा देने में, तो आपकी अपॉर्चुनिटी आपको खुद अपने जो प्रेजेंट रेफरेंस में जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर आप अपॉर्चुनिटी तय करेंगे। और थ्रेट्स मतलब आपको समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं जो आपके इस डेवलपमेंट प्लान में एक बैरियर का काम करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चैलेंजेस एक्चुअली हाँ, चैलेंजेस, इसको आप चैलेंज के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके सामने समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, फंड की प्रॉब्लम है, आप हर चीज के लिए अपने मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको वेल डिफाइन पहले से कर लेनी है। और वो कब कर पाएंगे, जब आप स्वॉट एनालिसिस कर पाएंगे। इसके बाद मैंने कल आपको बताया था विजन, मिशन एंड कोर वैल्यूज। विजन क्या है, एक फ्यूचर, भविष्य का एक सपना है, ड्रीम है। और मिशन क्या है, जो आप कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोर वैल्यूज है कि आपका जो सिद्धांत है काम करने का, वो क्या, किस पर आधारित है, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। प्रायोरिटी एरिया ऑफ द इम्प्रूवमेंट, मैंने बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो डिसाइड कर लें कि कौन कौन सी एरिया में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, डेटा कलेक्शन करना होगा। डेटा कलेक्शन विद इन द क्लास एंड आउट, विद्यालय के बाहर, विद इन द स्कूल एंड कम्युनिटी लेवल पर भी आपको इस तरह की डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्मार्ट गोल फॉर द ईच प्रायोरिटी एरिया, मैंने बताया हर गोल एरिया के लिए अपना एक स्मार्ट एनालिसिस जो है उसको भी आप तैयार करेंगे। एक्शन प्लान हम अपने विजन और इन सारी ऑब्जेक्टिव्स को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और जो प्लान होगा ना वो बिहेवियरिस्टिक होगा, मतलब वाकई व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। आप जो भी प्लान बना रहे हैं वो व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की जो भी एक्टिविटीज है, सामूहिक क्रिया है, और जो उसका आउटपुट है व्यवहार में है। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन, विद्यालय के वातावरणीय व्यवहार में परिवर्तन, और कम्युनिटी का विद्यालय के प्रति व्यवहार, ये सारी चीजें एक्शन प्लान में वेल डिफाइन होनी चाहिए। एक्टिविटीज, टाइमलाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्लियर होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए ये भी प्री डिसाइड होना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, आप सारी चीजें कर रहे हैं, प्लान बना लिया, वो सही से क्रियान्वित हो रही है कि नहीं, एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं, और आप उस बीच में इवैल्यूएशन में फॉर्मेटिव जब रूप से इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि अभी कहाँ कमियां रह गई हैं। उन कमियों को मतलब नजरअंदाज किए आगे नहीं बढ़ना है, उन कमियों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। बजट कितना, प्लान एक्टिविटीज के लिए कितना बजट चाहिए, ये भी इसका एक सभी तुरंत स्लाइड पर वापस कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। क्या अगर ये पूछे कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान में क्या
मेन पॉइंट्स होने चाहिए। एक प्राचार्य के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, अगर आपको एक एसडीपी बनाना है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, स्ट्रेटजी आप क्या करना है, सिर्फ की पॉइंट्स में लिख देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। एग्जीक्यूट समरी होगी, स्कूल प्रोफाइल होगा, विजन, मिशन, कोर वैल्यूज, प्रायोरिटीज एरिया, स्मार्ट गोल्स, एक्शन प्लान, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग मैकेनिज्म एंड बजट एलोकेशन। आप अगर इतना भी चीजों को एक्सप्लेन और हर एक पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है, और ये लॉन्ग टर्म प्लान एकेडमिक प्लान से अलग है। इसका काम क्या है कि किस तरीके से डिजायरेबल आउटकम है वो प्राप्त किया जाए, और एक्शन में वो जो आपका प्लान है एग्जीक्यूट होता देखा जाए, और पूरी तरीके से जो ओवरऑल स्कूल का सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए एसडीपी जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लान किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। क्लियर इट? आगे बढ़े। यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, वेरी गुड। स्कूल में जो टीचिंग लर्निंग है और उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए अलग अलग फोरम्स हैं, और आपका विद्यालय का खुद जो है अलग अलग तरीके हैं स्कूल की टीचिंग और लर्निंग को मजबूत बनाने के लिए। पहला क्या है, एनुअल एकेडमिक कैलेंडर। अभी जो मैंने बात किया था एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान की, अब मैं बात कर रहा हूं एनुअल एकेडमिक कैलेंडर। तो सिंपल बात है कि इट इज रिलेटेड टू एकेडमिक ईयर। द annual calendar is a master planning tool that maps out all academic, co-curricular, administrative and community engagement activities across the school year. School year वही आपका सत्र है। It ensures systematic coverage of curriculum, balanced workload and timely preparation of the assessment. सही तरीके से असेसमेंट हो सके, समय से हो सके, एग्जाम टाइम पर हो जाए, कैरिकुलम सही से कवर हो जाए और टाइम पर हो जाए, वर्कलोड सब पर बराबर हो, और जो भी कैरिकुलर और को कैरिकुलर, अभी एक डॉक्यूमेंट्स में मैंने पढ़ा था गवर्नमेंट के कि अब कोई चीज को कैरिकुलर नहीं रह गई है, सारी चीज कैरिकुलर का पार्ट है। क्लियर इट? क्यों कि जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, 360 डिग्री असेसमेंट की बात करते हैं, जब सारी चीजें असेस्ड होने लगी हैं, सब पर रूब्रिक्स बनने लगा है, तो अब हर चीज कैरिकुलर का पार्ट हो गया है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है हर चीज। वो कैरिकुलम कोई चीजें बची नहीं है, ठीक है, अलग अलग चीजों को इसको डिफाइन कर दिया जाता है, इसीलिए सीसीए का नाम सीएलए कर दिया गया, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन रहा होगा, ऐसे ही नहीं किया गया होगा। तो एनुअल एकेडमिक प्लान क्या है, एक पूरे वार्षिक सत्र को एकेडमिक विद्यालय एकेडमिकली किस तरीके से सही तरीके से स्मूथली रन करे। हिडन करिकुलम सर ने एकदम की पॉइंट्स को नोट किया है। तो मैं कहता हूं कि एनुअल एकेडमिक करिकुलम की प्लानिंग में जो की एलिमेंट्स हैं वो क्या है, डेट निर्धारित होने चाहिए, शेड्यूल्ड प्लान्ड होना चाहिए, को कैरिकुलर इवेंट्स के भी डेट डिसाइडेड होने चाहिए, क्योंकि दो तरीके की चीजें हैं, जो हमारी क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज है, सीएलए जो है वो कहीं ना कहीं हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट का पार्ट है, स्किल डेवलपमेंट का पार्ट है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पार्ट है, तो वो मिसिंग ना हो जाए। अभी कभी कभी क्या होता है, एग्जाम की वजह से हम वो सारे डेट कैंसिल कर देते हैं, एक्टिविटी कैंसिल कर देते हैं, तो ये फेलियर ऑफ योर एकेडमिक प्लान हुआ। आपको सेट करना होगा, और सेट ऐसे करना होगा कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित न करें। पेरेंट टीचर मीटिंग है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट डेज है, किसी चीज आप अगर हम लास्ट वर्किंग डे के दिन सीपीडी कराते हैं तो वो प्लान फिक्स्ड होना चाहिए पूरे साल भर का, कि किस टॉपिक के किस टीचर द्वारा या विशेषज्ञ द्वारा किस टॉपिक पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे हमारे यहाँ वर्कशॉप होगा। ये सारी चीजें प्लान होनी चाहिए। मॉनिटरिंग चेक पॉइंट्स भी होने चाहिए कि वाकई में जो हमने प्लान बनाया है एकेडमिक प्लान वो मंथ वाइज, इसीलिए आपने देखा होगा केवीएस के पास एक प्रिंसिपल टेबल पर एक
कैलेंडर होता है, उसमें कैलेंडर के साथ साथ उस मंथ में क्या क्या एक्टिविटीज की जानी है ये प्लान होता है। तो ये भी एक अच्छे एक एनुअल एकेडमिक कैलेंडर का एक एग्जांपल हो सकता है। उसको उसी कैलेंडर से पता चल जाता है कि हाँ इस महीने में हमें ये चीज देखनी है, इस महीने में ये एक्टिविटीज करानी है, PT1 कराना है, PT2 कराना है और PTM भी कराना है और बहुत सारी CLA एक्टिविटीज है वो भी करानी है। तो एनुअल एकेडमिक प्लान रिफर टू एकेडमिक ईयर, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स हैं, उसमें जितने भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का है, करिकुलम पार्ट है और इन सारी चीजों का विथ असेसमेंट एक प्लान होता है, ईयरली प्लान। क्लियर इट? आगे बढ़े, आगे बढ़ूं? यस, टाइम टेबल, टाइम टेबलिंग, इसके बारे में मैंने इसके पूर्व भी बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया है कि एक टाइम टेबल क्या होता है, पूरे स्कूल का बैकबोन होता है। एन इफेक्टिव टाइम टेबल इज द बैकबोन ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। विद्यालय के टाइम टेबल को ही देख के जो ऑब्जर्वर है, जो आया है विद्यालय का इंस्पेक्शन करने वाला, वो देख लेता है कि विद्यालय किस तरीके से अच्छे से रन कर रहा है, एक ब्लूप्रिंट के रूप में मिल जाता है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज कौन कौन से हैं विद्यालय में? ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज। यस, दूसरी घड़ी, वेरी गुड। while maintaining a balance and simulating learning environment of student, मैंने बताया था कि simulating learning environment बच्चों के लिए हम इस तरीके से विद्यालय को स्थापित करें कि वो अपनी संरचना में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सके। एक अच्छे टाइम टेबल के कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मिनिमाइज टीचर क्लासेज एंड ओवरलोडिंग ऑफ द पीरियड होना चाहिए, एलोकेट्स द डबल पीरियड फॉर द सब्जेक्ट रिक्वायरिंग, अगर रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की तो उसके लिए डबल पीरियड होना चाहिए, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड टाइम फॉर रेमेडियल, enrichment and curricular या creative learning activities should be flexible। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक अच्छा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एकोमोडेट कर पाए जो चेंजेस हैं, जरूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन भी लाया जा सके। ये था टाइम टेबल। टाइम टेबल को हम बैकबोन भी कहते हैं, हम एकेडमिक प्लान का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। टाइम टेबल का रोल इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने जीवन में भी अगर टाइम टेबल नहीं देखते हैं तो पूरी आपकी दिनचर्या, आपका स्वास्थ्य पूरा उथल पुथल हो जाता है। तो इसी तरीके से विद्यालय के टाइम टेबल को भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जिस फोरम की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ है पेरेंट टीचर फोरम। आप लोग अभी PTM सुन रहे होंगे और यहाँ एक पेरेंट टीचर फोरम आ गया, PTF और PTM। थोड़ा सा PTF और PTM में अंतर है, कोई जानता है थोड़ा बहुत? देखिए PTM तो आप जानते ही हैं सर, जो टीचर क्लास टीचर पेरेंट्स से करती है वो दैट इज PTM, एंड PTM फोरम इज ब्रॉड, जो प्रिंसिपल करते हैं बाकी पूरे क्लास मतलब पूरे स्कूल के पेरेंट्स के साथ। इट इज दैट। थोड़ा एकदम क्लियर पहुंची है थोड़ी तक, मैं उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए PTM क्या होता है, ये इंडिविजुअल होता है, इसमें पेरेंट टीचर और किसके बारे में बात करते हैं? एक किसी व्यक्तिगत स्टूडेंट के बारे में। जो फोरम होता है वो एक ग्रुप होता है पेरेंट्स का, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं और VMC के मेंबर भी हो सकते हैं। ये एक समूह होता है, वो किस पर चर्चा करता है? विद्यालय के होलिस्टिक एक्शन प्लान पर, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर। PTM is related to parent teacher और इंडिविजुअल स्टूडेंट से रिलेटेड है। अब इंडिविजुअल अगर स्टूडेंट से रिलेटेड है तो उसकी मार्कशीट है, उसका अचीवमेंट है, ये सारी चीजें हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो फोरम है वो चूंकि विद्यालय के ओवरऑल और इन होलिस्टिक प्रोग्रेस से रिलेटेड है, तो विद्यालय में रिसोर्सेज हैं, विद्यालय का विजन क्या है, इस पर चर्चा है, विद्यालय को किन किन सपोर्ट्स की जरूरत है, कम्युनिटी सपोर्ट्स की जरूरत है, उसकी चर्चा है। विद्यालय में क्या नई चीज लाई गई है, नया
असेसमेंट का तरीका क्या है, इस पर भी चर्चा होती है इस फोरम में। तो फोरम एंड मीटिंग, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग और पेरेंट टीचर फोरम में बस एक 2-3 चीजों को समझ लेंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि एक इंडिविजुअल है और एक सामूहिक डिस्कशन है। वहां हम बच्चे के बारे में, बच्चे के रिपोर्ट के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, और पेरेंट टीचर फोरम में हम पूरे स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसके साथ, पार्टनरशिप, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी अगर बाहर कोई ऐसा हमारा विद्यालय है जो टेक्निकल हमें सपोर्ट दे सकता है, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स की लर्निंग में किस तरीके से कम्युनिटी हेल्प कर सके, उन सारी चीज का। और खासकर होम स्कूल कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक डायरी है, डायरी में बहुत सारी चीजें प्री प्रिंटेड होती हैं, वो ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन का पूरा उसमें सारी चीजें लिख रखे हैं पेरेंट्स से बात करने के लिए। फिर दूसरी चीज, जो आप डेली चीजें लिखते हैं उसमें बहुत सारे टीचर्स का कमेंट है, पेरेंट्स के कमेंट्स हैं, वो भी आपका एक कम्युनिकेशन का दस्तावेज है। पीटीएम तो एक महीने में एक बार करेंगे, या आप अपने टर्म के एग्जाम के बाद करेंगे, PT1 के एग्जाम के बात करेंगे, पर बीच बीच में पेरेंट्स से जो कम्युनिकेशन है वो डायरी अपना रोल निभाती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, शेयर स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, बच्चों के अचीवमेंट का डाटा उनको शेयर करिए स्कूल लेवल में, या बाहर भी कोई अचीवमेंट करते हैं तो उसको विद्यालय में और पेरेंट्स से डिस्कस करिए कि बच्चा, क्योंकि पेरेंट्स का फोकस होता है इसमें इतना मार्क्स नहीं आया, पिछली बार ज्यादा था, पर उसको बताना है कि ये स्किल एरा है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाएगी। नंबर्स ठीक है एक समय बाद, क्योंकि बच्चा जो है विषय में फेल नहीं होता। मैं आपको बता दूं, बच्चा विषय में फेल नहीं होता, बच्चा विषय के उस प्रश्न पत्र में फेल होता है जो आप पेपर बनाए हैं, जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें फेल होता है, वो हिंदी विषय में फेल नहीं होता। तो आपने जो प्रश्न निर्धारित किए उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, हो सकता है उसके अलावा अन्य प्रश्न उसको पता है, पढ़ के आया, आपने जो प्रश्न बता दिए थे जिस तरीके से कुछ नहीं बता पाया। आगे बढ़ूं, लर्निंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम इस फोरम में डिस्कस करते हैं, और पीटीएम में किसके बारे में करते हैं, लर्निंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लर्निंग डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद पेरेंट्स को हम इन्वॉल्व करते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने में, पेरेंट्स के सजेशंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, और एक पेरेंट्स की पीएससी जो बनाई जाती है, पेरेंट्स एडवाइजरी काउंसिल, उसमें उनके एडवाइस लेकर के उस पर चर्चा करके और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको स्वीकार करना। ऑर्गेनाइज पेरेंट लर्निंग वर्कशॉप, जैसे मान लीजिए विद्यालय में स्कूल में कोई नई चीज आई, जैसे एनईपी आई, अब एनईपी को आपने पेरेंट्स तक अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं किया। द एम ऑफ द विजन ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो कोर पार्ट था, कोर वैल्यूज था, आपने डिलीवर नहीं किया, और नए तरीके से असेसमेंट शुरू कर दिया, नए तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया, उसका असेसमेंट करने लगे, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यूज क्या है। तो स्कूल में जितना भी इनोवेशन आ रहा है उसको पेरेंट्स के साथ एक छोटा सा वर्कशॉप लेकर के शेयर करना। जैसे स्कूलों में विद्या प्रवेश का कॉन्सेप्ट आया, पेरेंट्स का ये कंप्लेन था, अरे ये जो आप पढ़ा रहे हो विद्या प्रवेश में, ये तो मेरा बच्चा जानता है, बिना आप वर्कशॉप लिए, बिना उनसे कोई मीटिंग लिए आपने चालू कर दिया, वो बार बार कंप्लेन करेगा, सर आपने ये जो आप करा रहे हैं ये सारी चीजें 1-2 तो कर लेता है, पर आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर विद्या प्रवेश कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा, हम क्यों करा रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है, इससे क्या परिवर्तन होगा। आप इसको 3 महीने के लिए हम इस एक्शन प्लान के लिए छोड़ दीजिए, इसका मोटो ये है, हम ऐसे बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि विद्यालय में जितने भी इनोवेटिव प्रोजेक्ट आ रहे हैं, असेसमेंट के, एक्शन के, उन सारी चीजों को पेरेंट्स तक
पहुंचाने का माध्यम है कि उनके साथ साथ एक छोटा छोटा वर्कशॉप कराएं और उनको उन सारी चीजों को डिलीवर करें। तो पेरेंट टीचर्स फोरम एक बॉर्डर फॉर्म में है, बड़े फ्रेम में है, और उस पर पूरे विद्यालय के समग्र डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट पे चर्चा होती है। और पीटीएम में हम बच्चे के इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड, उसके प्रोग्रेस, होलिस्टिक प्रोग्रेस, सारी चीजें इंडिविजुअल रूप में हम उस पर चर्चा करते हैं। इस स्कूल असेंबली, दोस्तों जब एक टॉपिक कंप्लीट होता है तो आइदर यू पुट ऑन योर माइक एंड से यस सर इट इज डन, कंप्लीटेड, अंडरस्टूड, और यू पुट ऑन योर थंब सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल टू अस, अदरवाइज इट सीम्स इट इज वन वे ट्रैफिक। मुझे मोनोटोनस अकेले बोलना वाली क्लास अच्छी नहीं लगती है। मुझे लगता है मैं रेडियो बोल रहा हूँ। यस मोनिका Yes, मैडम। sir, बहुत understood. बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अरे ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। आप बढ़िया हो तो ही बोलिए, आप आगे भी सुनते जाइए। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ स्कूल असेंबली। मैंने भी पहले भी इसको डिस्कस किया कि स्कूल असेंबली जो है वैल्यूज डेवलपमेंट, डिसिप्लिन डेवलपमेंट। सर ये पेरेंट्स एडवाइजरी काउंसिल, थोड़ा इस पर कुछ बताएंगे थोड़ा सा? सर एक बार एक वो हुआ था ना। हाँ बोलिए। हेलो सर, कोई पेरेंट्स अगर कोई उसके पास हुनर है, कोई उसकी वो है, तो उसको भी बुलाने की एक योजना चली थी कि वो उसको सिखाएगा स्किल को। हाँ फंडे चला था, फंडे में जी, ये जी, कहा जी, गया था हाँ कि जी। अगर कोई पेरेंट जो है अगर कोई स्किल्ड है, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में, पोएट्री के फील्ड में, आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में, तो आप अपनी लिस्टिंग बनाइए, उनको विद्यालय में बनाइए, जो भी प्रोत्साहन के रूप में उनको एक सर्टिफिकेट दीजिए और उनसे विद्यालय के बच्चों को एज ए रिसोर्स उनको यूज करिए। पेरेंट्स एडवाइजरी काउंसिल अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कहीं ये फोरम के रूप में बनाई जाती है, या पेरेंट्स लर्निंग वर्कशॉप में जब हम एक विद्यांजलि भी एक पार्ट है। हम यहाँ रिलेटेड सिर्फ बात कर रहे हैं पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है? चूंकि अभी हमारे विद्यालयों में केवी वगैरह में हमारे यहाँ विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है, वीएमसीज है, और वीएमसी में पेरेंट्स भी है और वीएमसी का मेंबर भी है, एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह की काउंसिल एक वीएमसी के रूप में हमारे यहाँ हमारे स्ट्रक्चर में पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। पर इसके अलावा विद्यालय में प्रिंसिपल फोरम बना सकता है ताकि वो पेरेंट्स से, देखिए इस वीएमसी में बहुत ज्यादा पेरेंट्स नहीं होते हैं, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, और आपको पता है कि पेरेंट्स के पैचेस बना सकते हैं। यानी प्राइमरी लेवल पर एक पीटीएफ बना लिया, टीजीटी और पीजीटी लेवल का एक पीटीएफ बना लिया, या 3 पीटीएफ बना लीजिए, ताकि आप उस लेवल की चर्चाओं को उसमें शामिल कर पाए। तो ये एडवाइजरी काउंसिल भी यही है कि इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उनका काम क्या होगा, वो विद्यालय के प्रोग्रेस के लिए विद्यालय से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या चाहते हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में साइंस स्ट्रीम नहीं है, विद्यालय के बच्चे वहां टिक नहीं रहे हैं, और या कोई और स्ट्रीम नहीं है, तो वो उस चीज में डिस्कस किया जाए, या एक्स्ट्रा क्लास की डिस्कस किया जाए। प्रैक्टिकल की समस्याएं हैं जो भी विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए वो काउंसिल अपनी एडवाइस दे सकता है। क्लियर इट? यस सर। हाँ, स्कूल असेंबली की मैं बात कर रहा था। मॉर्निंग असेंबली इज अ पावरफुल डेली रिचुअल दैट सेव्स द स्कूल कल्चर। देखिए स्कूल असेंबली आप डिसिप्लिन, वैल्यूज, ये सारी डेवलप करने की सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपको पता है असेंबली ऐसा प्लेस है जहां आप कॉमन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Common कॉमन कम्युनिकेशन। हाँ, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल क्लास वाइज है, पर जो यहाँ पर प्रिंसिपल का रोल बड़ा अच्छा है माना जाता है असेंबली में, क्योंकि उसके जो असेंबली में वर्ड्स हैं वो बच्चों को देते हैं और सोलर एनर्जी का काम करते हैं। सर सर आपकी आपकी आवाज वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो जो प्रिंसिपल का रोल है असेंबली में, वो असेंबली खत्म होने के बाद वो 2-3 लाइनें बोलें, अच्छी चीजें बोलें, पॉजिटिव चीजें बोलें, इंप्रूवमेंट की बातें करें। वो बच्चों के लिए एक दिन भर के लिए ध्येय वाक्य के रूप में उतर जाता है, और वहां से जो दिया जाता है कम्युनिकेशन किया जाता है असेंबली में, वो बच्चों के लिए एक डायरेक्शन होता है, उसको बच्चे सीरियस लेते हैं। असेंबली में ऐसा बोला गया था। असेंबली
मैंने कहा डिसिप्लिन, कितने कैसे खड़े होने का डिसिप्लिन, किसी भी चीज को फॉलो करने का तरीका, मार्चिंग करने का तरीका। जैसे असेंबली में आपको सभी बच्चे के आप नाखून नहीं देख सकते हैं, पर जैसे ही वो प्लेस के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जब तक प्ले चल रही है आप उसी दौरान पूरी लाइन में आप गुजर जाइए। बच्चों को टोकिए भी मत कि हाथ दिखाओ, नाखून दिखाओ। उन्होंने असेंबली में अपना हाथ ऐसे किया है और उस तरीके से आप लाइन वाइज चले गए हैं। ठीक से खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विश्राम में है कि नहीं है, ऑर्डर को फॉलो करना है कि नहीं। स्टेज पर बुलाया जाता है तो उसको स्टेज पे जाना कैसे है, कोई चीज रिसीव करके आना कैसे है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो असेंबली में सिखाई जा सकती हैं हिडन कैरिकुलम के रूप में। क्लियर इट? कोई हिडन कैरिकुलम की एग्जांपल की बात कर रहा था। तो वैल्यूज एजुकेशन थ्रू द प्रेयर, प्लेस एंड मॉरल स्टोरीज। एक छोटी छोटी स्टोरी भी आप बच्चों से मॉरल, उसका थीम भी बता सकते हैं। आजकल एक नई चीजें जोड़ी गई हैं असेंबली में, कोई बता सकता है क्या है? Word of the day. नो, World around us. राष्ट्रगान. नो। रीडिंग Positive affirmation. पॉजिटिव अफर्मेशन, ये गाइडलाइन भी आई थी हेडक्वार्टर से। उसमें ये कहा गया था कि मैं ये कठिन काम को कर सकता हूं, मेरे साथ बोलिए। मैं इस एग्जाम के टायर 2 को बहुत अच्छी तरीके से पास कर सकता हूं, मेरे साथ बोलिए। मैं के एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से पास कर सकता हूँ। मैं इस परीक्षा को बहुत अच्छे से पास कर सकती हूँ। सर मैं इस परीक्षा को आपके मार्गदर्शन में अच्छे से पास कर सकता हूँ। नहीं, जितना बोला जाए उतना ही। मेरे कहने का मतलब है कि जब हम मिलकर के कोई वाक्य बोलते हैं, यानी टीम का ध्येय वाक्य होता है। आप देखिए मिलिट्री में जितने भी बटालियन हैं उनका अपना अपना एक ध्येय वाक्य है, और उस ध्येय वाक्य को जब मिलके बोलते हैं एक तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो पॉजिटिव अफर्मेशन इज अ इनोवेटिव थीम। इसको ज्वाइन किया गया है हमारी असेंबली में, ताकि हम मिलकर संगठित होके हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको एक साथ, उसको पॉजिटिव फ्रेम में बदल के बोल सके। करेंट इवेंट डिस्कशन किया जाता है अवेयरनेस के लिए और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिव लर्निंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल मैसेज, की व्हीकल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग स्कूल विजन एंड एक्सपेक्टेशन। विद्यालय के विद्यालय की क्या आकांक्षाएं हैं, विद्यालय के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जो प्रिंसिपल का मैसेज होता है, ये बहुत अच्छा साधन है। तो इसके रूप में हम असेंबली को, स्कूल असेंबली को देख सकते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड स्टाफ अचीवमेंट्स, बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के भी अचीवमेंट, सिर्फ विद्यालयी रूप से नहीं, विद्यालय के अलावा वो अपने घर पर अन्य क्षेत्र में भी अचीवमेंट कर रहा है, तो उसको सेलिब्रेट करिए। जिसमें हम एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम बच्चे को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट के साथ साथ अगर उसने अपनी कम्युनिटी में कोई रोल किया है, जन्माष्टमी में कृष्ण का रोल किया है, या किसी बाहर पार्टिसिपेशन किया है, किसी मैराथन में किया है, उसको अवार्ड मिला, तो उसको विद्यालय में लाके वो मेडल सामूहिक रूप से देना भी एक अच्छा आउटपुट देता है, एक वैल्यू जनरेट करता है, कंपटीशन की भावना लाता है बच्चों के अंदर। तो असेंबली का रोल, आपने असेंबली के 2 रोल को इंपॉर्टेंट समझ लिए, डिसिप्लिन एंड वैल्यूज। इसी के अंदर ये सारी चीजें कंबाइंड है। क्या क्या कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये प्लेस ऐसा है जिसमें सारे बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे, सभी शिक्षक एक साथ हैं। तो आपको समय क्या ध्यान रख के उसमें जो एक्टिविटीज करा रहे हैं वो किस पर बेस्ड है, वो इसको ध्यान में रखता है। वहां आप बहुत बड़े किसी कॉन्सेप्ट, नॉलेज कॉन्सेप्ट की डिलीवरी नहीं कर सकते। पैच ऑफ नॉलेज, किसी छोटे छोटे टुकड़े किसी नॉलेज की एक कहानी ले लीजिए, बड़ी कहानी, और हर दिन उसकी 2 लाइनें जोड़ते जाइए, उसमें 2 चीजें ऐड करते जाइए, मॉरल स्टोरी सुनाते जाइए। तो इस तरीके से स्कूल असेंबली, जो मॉर्निंग असेंबली है, एक बहुत ही पावरफुल डेली रूटीन का एक हमारे पास एक टूल है, जिससे हम बच्चों के अंदर वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। क्लियर इट?
यस सर। सर सबसे अच्छी बात यही Yes, कि ये sir. सब चीजें हम जानते थे, पर इतने व्यवस्थित रूप से आपने हमें लिखना कैसे है ये सिखा दिया। थैंक यू सर। ये इसका क्रेडिट देवांगन सर को जाएगा। आप मेहनत उनकी आप समझते नहीं है कहाँ से, और भी इतना मेहनत करने के बाद मैं सीधे से नकार जाता हूँ, सर ये चीजें मत रखिए, ये जरूरत की चीजें नहीं है, ये इतना तो मैं बोल ही लूंगा, इसको लिखेंगे फिर वो देख के घबरा जाएंगे। कंटेंट आप अगर जैसे है टीचर डेवलपमेंट फोरम, पूरा 1 पेज का मैटर है, अब 1 पेज का मैटर देखते ही आप घबरा जाएंगे। 1 पेज के मैटर को सर आधा करते हैं, फिर आधा करके उसको और मैं 3 लाइन में कहता हूं कि मैं बाकी चीजें तो मैं समझा ही दूंगा, लिख के दे दूंगा, और घबरा जाएंगे आप लोग। तो देवांगन सर हमसे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, फिर भी मेरी बात को इतनी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। सीधे मैं आता हूं टीचर डेवलपमेंट फोरम। अभी हमने बात किया था, किसकी बात किया था? पेरेंट टीचर फोरम। पेरेंट टीचर फोरम। अब देखिए क्या हो सकता है, एक टीचर का फोरम क्या हो सकता है? हमारे जो कलीग्स हैं, ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना, एक फोरम है जिसमें हम आपस में अपने जो स्पेसिफिक एरिया है, नॉलेज एरिया, उसकी शेयरिंग करें, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग करें, कोई प्रॉब्लम है उस सिचुएशन को जाके डील करें। तो इसी तरीके से एक स्कूल में भी कोलैबोरेशन होता है टीचर्स का, जिसमें वो नॉलेज शेयरिंग करते हैं, प्रोफेशनल लर्निंग के बारे में वो अपने आइडियाज एक दूसरे को शेयर करते हैं, टीम वर्क मिलकर के किसी इनोवेशन में एक दूसरे का हेल्प की जरूरत हो तो उसको लेकर के, एक्शन रिसर्च करना हो तो उसमें उनकी जरूरत है, लेसन प्लान या स्टडी जो ग्रुप बनाया गया है उसमें उनकी जरूरत पड़े इस एक्सपर्टीज के रूप में। सर एक बार मेरे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए चलिए। अब देखिए मैथ्स का टीचर है, वो दूसरे इंग्लिश के टीचर या संस्कृत के टीचर जो अच्छा मोटिवेटर है, उसकी बातें, उसके शब्द, उसके एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं, बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, आप उसकी हेल्प ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप विद्यालय में एक टीचर्स का फोरम बना सकते हैं, और बनता है टीचर के डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और उसका डेवलपमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों के डेवलपमेंट और उनके बिहेवियर लर्निंग आउटकम पर डिपेंड हो। प्रिंसिपल का रोल क्या है इसमें? एक्चुअली क्या है, टीचर्स ने तो फोरम बना लिया, अगर उसका कोई लीडर नहीं होगा, प्रिंसिपल भी तो एक प्रकार से वो टीचर ही है, वो टीचर रहा है, टीचर की भूमिका में है, बस वो सभी इन प्रोसेस को एकेडमिक ईयर को रन कराने के लिए उसको एक चेयर दी गई है, उसको एक पद दिया गया, उसके काम निर्धारित कर दिए गए, मॉनिटरिंग का काम करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है। तो एक सेट क्लियर नॉर्म्स फॉर पर्सनल डायलॉग्स, भाई प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करना है तो उसके लिए एक गोल सेट करना होगा, नॉर्म्स सेट करना होगा कि किस तरीके से हमको अपने व्यवसायिक और विद्यालय के विकास के लिए शिक्षकों के बीच में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो। उसके लिए आप वर्कशॉप की बात कर सकते हैं, 5 मिनट्स मीटिंग कर सकते हैं, क्या कोई एक ग्रुप बना सकते हैं, इस तरह की चीजें। उसके बाद पार्टिसिपेट एज अ लर्नर, इसमें अपने आप को बहुत बड़ा मास्टर समझ के नहीं इन्वॉल्व हो जाना है, और ये नहीं शो करना है कि मैं सीनियर हूं, तुम पीजीटी हो, सब लर्नर है, और लर्नर की एक ही कैटेगरी होती है। अगर आप सभी ये कहें कि मैं ज्ञान हूं, तुरंत सबकी क्वालिफिकेशन हो जाती है, और जब ये कोई कहता है कि मेरे पास फला डिग्री है, मैंने ये किया था, मेरे पास इतने साल का, वो कहीं ना कहीं लाइन से अप डाउन कर लेती है। और जब लर्नर आप अपने आप कहते हैं तो उसमें कोई हाई बड़ा अधिक ज्यादा एक्सीलेंट लर्नर नहीं होता, और कोई लर्नर ही होता है। जो भी सीखता है वो सब सीखना, आता हुआ भी चीज सीखना है। मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं कभी मैं उन सारी चीजों को भी धैर्य से सुनता हूं जिन चीजों को मैं पहले से पढ़ रखा हूं, समझ रखा हूं। क्यों? हो सकता है कि मेरे उस कॉन्सेप्ट में कोई ब्लॉक्स रह गया हो, कोई गैप्स रह गया हो, तो उसकी उस बात से वो गैप भर जाएगी। तो सीखी बात को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई बोल रहा है तो उसको धैर्य से सुनिए, तो आपकी उस सीखी गई बात को वो रिवाइज कर रहा होता है, उसका डायलॉग। ठीक है, प्रोवाइड टाइम एंड रिसोर्सेस। प्रिंसिपल को क्या चाहिए भाई? आपने टीचर्स के लिए टाइम ही नहीं दिया, रिसोर्स ही नहीं दिया, कमरा नहीं दिया एक जगह बैठने के लिए, उनको समय निकाल के दिया, तो वो यस। आदित्य गुप्ता सर आपकी स्पीकर ऑन है। हाँ, सेलिब्रेट टीचर्स लर्निंग पब्लिकली। थोड़ा सा ब्लर आने लगा ये मेरा।
मेरी स्क्रीन ब्लर आने लगी है, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ सर, सर क्लियर है यहाँ पे। सर हमारा क्लियर है। अब आ गया। Celebrate teacher learning publicly. Use TDF insight to the inform school planning. TDF का मतलब आपको पता ही है कि टीचर डेवलपमेंट फोरम का जो उसके इंसाइट, उसके अंदर जो चीजें चल रही हैं स्कूल प्लानिंग के लिए, वो उसको इंफॉर्मेटिव रूप में। आदित्य जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए और सभी साथियों से निवेदन है बिल्कुल श्योर कर ले कि माइक बंद रहे। आदित्य जी माइक बंद कर लीजिए। कई बार आप मीटिंग चालू करके माइक गलती से चालू कर देते हैं और आप चले जाते हैं और फिर ऐसी बातें आ जाती सामने, उसे रिकॉर्डिंग में काटना मुश्किल होता है। इस तरीके से अभी हमने स्कूल के डेवलपमेंट की बात की, टीचर पेरेंट मीटिंग भी बात कर ली, उसमें बच्चों के और विद्यालय की और टीचर के खुद के डेवलपमेंट में एक TDF है, टीचर डेवलपमेंट फोरम, और उसमें प्रिंसिपल के रोल पर हमने डिस्कस किया, क्योंकि ये जो सारी चीजें इस फोरम को रन कराने के लिए समय, रिसोर्सेस और नॉर्म्स, ये सब कौन तय करता है? प्रिंसिपल तय करता है। ठीक है, आगे चले। यस सर। यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग। अच्छा, टीचिंग लर्निंग के क्या क्या डेटा हो सकते हैं? टीचिंग लर्निंग के लिए आपके पास सूचनाएं क्या क्या हो सकती हैं? पहला, टीचिंग लर्निंग कैसे? इसके पहले क्या है? रिजल्ट। टीचिंग लर्निंग चल रही है, इससे पहले की प्रोसेस क्या है, आउटकम्स क्या है, ये हमको पता है। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आउटकम्स पता है। फिर मेथोडोलॉजी वगैरह सारी पता है। प्रोसेसिंग डेली यूनिट्स वाइज आपने डिवाइड किया है, किस यूनिट्स में क्या क्या आ रहा है, ये सारी चीजें पता है। फिर उसके लिए रिजल्ट, जैसे PT1 का रिजल्ट है, यूनिट टेस्ट का रिजल्ट है, कोई मंथली टेस्ट का रिजल्ट है, छोटे बच्चों के लिए वर्कशीट्स है, और इवन आपके विद्यालय में बहुत सारे ऐसे ओलंपियाड होने लगे हैं, वो भी बच्चों का एक हाईली स्टैंडर्ड, मतलब ग्लोबल लेवल पे आपके बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है, वो भी एक डेटा वहां से मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है। आपकी सोसाइटी में बच्चों का पार्टिसिपेंट कहां हो रहा है, वो पार्टिसिपेशन कहां कर रहे हैं, और उनका लेवल कहां क्या है। जैसे डांस एग्जांपल लीजिए, बच्चा किसी और स्टेज पे जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ऐसी जगह है जहां डांस परफॉर्मेंस वहां का आपका बच्चा परफॉर्म कर रहा है। यस सर, मांगीलाल सर। सर परख है, नास है, सेस है, ये सब टेस्ट यही तो करा रहे हैं, और क्या करा रहे हैं? ये सफल है। हाँ, ORF जो हम वो करते हैं, तारा ऐप का रीडिंग फ्लुएंसी, ओरल रीडिंग फ्लुएंसी। जी सर, 9th 10th में सफल होता है, 9th क्लास में और 8th क्लास में, सॉरी 9th और 6th में। फिर आपके तारा है प्राइमरी में, बहुत सारे और भी है, जैसे सफल के अलावा जो क्या बोलते हैं, ये LAT का टेस्ट होता है, इतने सारे। आपने FLS आपने FLS का नाम सुना है? सर लिख दीजिए FLS। नाम सुना किसी ने? चलिए, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी, ये एक प्रकार का सर्वे होता है। बुनियादी रूप से भाषाई दृष्टिकोण से इस सर्वे में बहुत सारे स्कूलों का चयन किया जाता है, और लर्निंग, लिटरेसी, ये शब्दों को अलग अलग तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। हम यहाँ फाउंडेशनल लिटरेसी सर्वे, एक बुकलेट छपती है पूरे प्रदेश में, कुछ जिलों में से कुछ स्कूल, वो भी रूरल अर्बन, वहां से कुछ क्लास के कुछ बच्चे रैंडमाइज, सिस्टमेटिक, जो सैंपलिंग का एक तरीका है, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग समझते हैं। रैंडम मतलब किस क्लास में किसी बच्चे को उठा देना, और सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग में रोल नंबर ले लिया, ऑड वाला बच्चा, इवन वाला बच्चा, ठीक है ना, या A नाम से, B नाम से, तो ये सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग है। तो पूरे भारत में, वेरी गुड विश्वनाथ जी, पूरे भारत में कुछ स्टेट,
कुछ रैंडम सैंपलिंग से, फिर स्टेट से, कुछ डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट से नहीं, कुछ डिस्ट्रिक्ट सैंपल ले लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट से कुछ कॉलेज, स्कूल्स दो तरह से होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर रूरल और अर्बन, फिर उस स्कूल की क्लास थर्ड या क्लास थर्ड को ले लिया, क्लास थर्ड के कुछ 10 बच्चे 20 बच्चे ले लिए, उनसे कंटेंट को पढ़वाया जाएगा, उनको रीड आउट कराया जाएगा, उस पर उनके आंसर सारी चीजें लिया जाएगा। उसके बाद एक सर्वे के बाद रिपोर्ट छपती है। तो मेरे कहने का मतलब विद्यालय में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके आप अगर रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं तो ये क्या है, अचीवमेंट डाटा है, विद्यालय का अचीवमेंट डाटा है। पिछले साल का परसेंटेज कैसा रहा है, इस साल का परसेंटेज कैसा रहा है, कितने बच्चे कौन सी जो नेशनल लेवल के एग्जाम, सर अभी नहीं ऊपर ही रखिए, नेशनल लेवल के एग्जाम को कितने लोगों बच्चों ने क्रैक किए, इन सभी चीजों का डाटा जो है हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेटर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट रिजल्ट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट रिजल्ट का डाटा, जैसे आपने यूनिट टेस्ट ले लिया, वर्कशीट ले लिया, हाँ, ये सारी फुल फॉर्म जरा बता दीजिए। फाउंडेशनल लिटरेसी सर्वे की फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी है, इसका पूरा लर्निंग स्टडी है सर, लर्निंग स्टडी है ये। फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी सर्वे है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने आपको लिटरेसी, हाँ, लिटरेसी के संदर्भ में भी बताया, पर ये लर्निंग स्टडी है। इसमें भाषाई रूप से कितना हम सक्षम हो पाए हैं उस ग्रेड के लिए, इस तरह का एक बड़ा एनालिसिस रिपोर्ट आप देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है 2022-23 का, पिछले सत्र का पढ़ा हुआ है। इस तरह की स्टडी में आप अपने प्रदेश में क्या स्थिति है कक्षावार, बच्चे किस अपनी पाठ, जैसे हम लोग कहते थे ना कि बच्चे अपनी ही कक्षा और अपने से नीचे की कक्षा के किसी पाठ को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं और हिंदी और इंग्लिश, ये किस आधार पे कहते हैं? इसी FLS के आधार पर। हाँ, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रिजल्ट ये क्या करता है? एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी मिड यूनिट, बीच में हमने चूंकि टेस्ट लिया है तो हमको वो हेल्प करता है कि किस तरीके से क्या प्लान बनाएं कि बीचों बीच में वो जो उसमें आउटपुट आया है उसमें रेमेडियल की जरूरत है वो यूज किया जाए। समेटिव एग्जाम एनालिसिस, पूरे सत्र का रिजल्ट कैसा रहा है, ये इस बात के लिए प्रिंसिपल को सहयोग करेगा। आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स बाय टॉपिक एंड क्लास, क्या ऐसी कमी रह गई कि इस बार इस विषय का रिजल्ट सही नहीं गया है, इस विषय में बच्चे कम नंबर पाए, ये समेटिव हुआ। और बीच बीच में जो टेस्ट ले रहे थे वो फॉर्मेटिव है, उसमें आपको क्या है कि अपने जो टारगेट अचीव किया उसके लिए बीच बीच में कमियां आ रही है तो उसको क्या इंप्रूव किया जा सके। और समेटिव क्या है, अब अगली साल के लिए जो गैप्स रह गए हैं उनको इंप्रूव करने के लिए किस टॉपिक को और ज्यादा अच्छी तरीके से समझाने की जरूरत है, कौन से विषय में और अच्छे टीचर्स को अलग अलग मेथोलॉजी की यूज तरीका है, ये समेटिव एग्जामिनेशन एनालिसिस के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। अटेंडेंस एंड ड्रॉप आउट डाटा, ये भी हमारे पास एक अच्छे लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए एक डाटा अच्छा काम करता है। अटेंडेंस, किस समय अटेंडेंस कम रहती है, किस क्लास की रहती है अटेंडेंस कम रहती है, अटेंडेंस कम होने का क्या कारण है, और ड्रॉप आउट हो रहा है तो ड्रॉप आउट होने का क्या कारण है, उसमें टीचर्स की रोल क्या है, सब्जेक्ट की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं या सोशली इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं या कोई और कंडीशन है ड्रॉप आउट होने का। तो ये सारा डाटा आपको बच्चों के हित में, बच्चे क्यों विद्यालय में इस तरह से अनुपस्थित हो रहे हैं, विद्यालय को छोड़ रहे हैं, ये टीचिंग लर्निंग को इफेक्ट करता है। अटेंडेंस डायरेक्टली टीचिंग लर्निंग को इफेक्ट करता है, इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छे डेटा एनालिसिस के लिए, जो डेटा कलेक्शन के लिए बहुत अच्छा टूल है, अटेंडेंस और ड्रॉप आउट डेटा। उसके बाद कोहेरेंट ट्रैकिंग डेटा, देखिए कोहेरेंट ट्रैकिंग डेटा एक डाटा को कलेक्शन करने की एक तरीका है, एनालिसिस करने का तरीका है। देखिए जैसे आपने बालवाटिका के बच्चे को ले लिया, सारी क्लास ले लिया, अब बालवाटिका में उनकी स्थिति क्या थी, लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, फिर वो अगली कक्षा में जाते हैं, समय समय पर किसी चीज, एक ही व्यक्ति का अलग अलग भिन्न भिन्न समय पर उसका असेसमेंट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ताकि हम जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको असेस कर सके। इसी को कोहेरेंट ट्रैकिंग डेटा बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं,
आज कैसा है, कल कैसा है, परसों कैसा है, 4 दिन बाद कैसा है, 1 महीने बाद कैसा है। क्लियर इट? इसमें ज्यादा हाँ, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल आपने दिया है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो है, इवैल्यूएशन करिकुलम अलाइन द टीचर इफेक्टिवनेस, जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है, अब आप अपने ही स्कूल का रिजल्ट देख करके खुश हैं, और जब कंपैरिजन करेंगे एज ए बोर्ड स्कूल का रिजल्ट, पड़ोसी विद्यालय का रिजल्ट, स्टेट का जो रिजल्ट, बोर्ड एनालिसिस, सर आवाज नहीं आ रही है। जो बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट है, आ रही है? हाँ ठीक है सर। सर अब क्लियर है। हाँ, जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट है, आपका, आपके विद्यालय का, आपके पूरे जिले में सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों का, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये भी उनकी एनालिसिस भी आपकी टीचिंग लर्निंग के लिए एक अच्छा गाइडलाइन दे सकती है। तो एज अ प्रिंसिपल, टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा व्यवस्थित करने के लिए हम इन सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं और इस पर एनालिसिस करते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, आपको खुद विद्यालय का असेसमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। उसके लिए आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, जो इवैल्यूएशन करे किस चीज का, अपने परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के और स्टैंडर्ड जो बना है उसके संदर्भ में आपके विद्यालय का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है, इस बात का असेसमेंट आप खुद विद्यालय रूप पे करें। इसका पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट, किस तरीके से और बेहतरी करें। ठीक है, इसके स्टेप क्या है? पहला क्या है? स्टेबल, आपको एक सेल्फ असेसमेंट, एक टूल या टीम बनानी पड़ेगी जो स्कूल सेल्फ असेसमेंट करे। उसके लिए एक फ्रेमवर्क हो, एविडेंस सोर्सेज हो। दूसरा क्या है? गैदर एविडेंस, जो एविडेंस है उनको इकट्ठा करने के लिए आपको सही तरीके का टूल चाहिए। उसमें स्टूडेंट का डेटा चाहिए, टीचर का सर्वे चाहिए, पेरेंट्स फीडबैक चाहिए और ऑब्जर्वेशन चाहिए। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने डेटा ले लिया, पर्पस तो आपका डिसाइड हो गया, पर उस पर्पस को आप प्रिपेयर किए एक टीम द्वारा, उस टीम को आपने काम दिया, एविडेंस लाओ, सोर्सेज लाओ। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे? अच्छी तरीके से डेटा एविडेंस कलेक्ट करेंगे। कहाँ से? स्टूडेंट का डेटा। स्टूडेंट का क्या डेटा है? स्टूडेंट के लिए पोर्टफोलियो है, उसका एनेक्डोटल है, उसका अटेंडेंस है, उसका रिजल्ट है, उसका मंथली टेस्ट का प्रोग्रेस कार्ड है, ये सारी चीजें, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है। टीचर सर्वे, टीचर अपने विद्यालय में सर्वे करे अन्य विषयों को लेकर के, अन्य एक्टिविटीज को लेकर के, पेरेंट्स का फीडबैक ले, ऑब्जर्वेशन करे। एनालिसिस कैसे करेंगे? इन सारे डेटा पे आप अपनी स्ट्रेंथ और कौन सा एरिया डेवलप करने की जरूरत है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो डाटा है, बेसिक डेटा, वो आपके पास आ चुका है। एनालिसिस करने के बाद इवैल्यूएट करेंगे। देखिए, 3 चीजें होती हैं, मैं बता दूं। मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन। मैंने बहुत पहले भी बताया था। मेजरमेंट मतलब असाइनिंग द नंबर बाय द सर्टेन रूल, किसी को नियमों के अनुसार अंक दे देना, वो मेजरमेंट है। असाइनिंग द नंबर बाय द सर्टेन रूल इज द कॉल्ड द असेसमेंट। पर असेसमेंट, सॉरी, मेजरमेंट के बाद देयर इज अ प्रोसेस फ्रॉम कुछ सर्टेन क्राइटेरिया है, रिमार्क्स है, उसके रेफरेंस में आप जो एक्टिव एनालिसिस करते हैं वो मेजरमेंट और असेसमेंट। और असेसमेंट के बाद जब आप जजमेंटल होने जाते हैं, जजमेंट देने जाते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, पास फेल, वो होता है इवैल्यूएशन। तो आप जब इवैल्यूएशन करने जाते हैं तो एक कोई बेंचमार्क, स्टैंडर्ड बेंचमार्क होगा और उसका प्रीवियस कोई परफॉर्मेंस होगा, उसके आधार पर उसका तुलना करेंगे। कोई बेंचमार्क है और उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट कर चुके हैं। इवैल्यूएट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिला है वो हमें क्या मिलेगा? स्कूल के बारे में है, स्कूल के प्लान के बारे में है। तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ प्लान बनाए थे, वो फेल हो रहे हैं अच्छी तरीके से। मनीष सर, यस सर, एक बार निवेदन है, इन तीनों में डिफरेंस फिर से क्लियर करें प्लीज। अच्छा, बता दे रहा हूं सर। सिंपल चीज, एग्जांपल देखिए, अभी होली का त्योहार गुजरा है और दिनेश सर की वाइफ ने कहा कि जाइए मार्केट से 3 किलो खोआ ले आइए। कितना? 3 किलो मेवा। हाँ जी जी सर।
3 kg इज अ मेजरमेंट। जी जी सर। अब वो आप खोआ लेके आए, मैडम ने हाथ पे मसला, टेस्ट किया, दिस इज असेसमेंट। जी जी जी। और उसके बाद आपके फेवर में बोलूं कि अगेंस्ट में? सर फेवर में बोलूं? अगेंस्ट में ही बोलो सर, आज नारी शक्ति का दिन है सर। अगेंस्ट बोलिए, अगेंस्ट में सर, अगेंस्ट बोलिए। उन्होंने बोला नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा मेवा लेके आए हैं, मावा लेके आए, सॉरी। क्या गजब का, एकदम बढ़िया, एक नंबर का यार, गजब, मान गए वाला, एकदम गजब वाला आपने मेवा लाया। मतलब वो उसका रिजल्ट पार्ट है। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन से पहले, सबसे पहले मेजरमेंट इज द असाइनिंग नंबर बाय द सर्टेन रूल। किसी नियम के अनुसार अंक देना, ग्रेड देना, ये सारी चीजें आप मेजरमेंट में मेजर किए हैं। उसके बाद मेजरमेंट के बाद आप एसेस कर रहे हैं, कितना अच्छा है, इतना परसेंट वाला कैसा होता है, कितना इतना पाता तो और अच्छा होता, ये सारी चीजें असेस कर रहे हैं। और जब फाइनली आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, पास फेल ग्रेड डिसाइड करने जा रहे हैं, अच्छा बुरा बोलने जा रहे हैं, दिस इज द कॉल्ड द इवैल्यूएशन। थैंक यू सर। ये हमारी मैडम ने भी सुन लिया है सर, बाजू में बैठी है। आप एक ही की आईडी पे कई लोगों को पढ़ा रहे हैं। पूरे घर वाले पढ़ रहे हैं सर। ऑनलाइन जब क्लासेस चलती थी तो मेरी क्लास में पीछे फैमिली बैठ के पढ़ती थी, तो मैंने एक दिन ऐसे बोल दिया कि भाई 1800 रुपये में 4 लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चे की फीस जो है केवीएस में 3 महीने की उतनी थी। तो मैंने ऐसा नहीं चलेगा, पढ़िए लेकिन एक ही को बोलने दीजिए, सब नहीं बोलेंगे। तो बहरहाल चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू सर। समझ गए मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन में। तो इवैल्यूएशन जब आप कर लेते हैं तो यानी आप एक जजमेंटल पार्ट में आएंगे, हमारा परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हो पाया कि नहीं, हमारा प्लान में कहाँ कमियां है, कौन सी चीज कमी रह जा रही है। अब क्या करेंगे, फिर प्लान करेंगे। क्या प्लान करेंगे? डेवलप स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। ये जो अभी फाइंडिंग्स प्राप्त हुई है, असेसमेंट किया है, विद्यालय लेवल पे जो असेसमेंट किया, उससे जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसके लिए हम प्लान करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। अब जब हम फाइंडिंग्स के बाद हमने प्लान किया, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अपने कल्चर को इंप्रूव द एक्टिविटीज, उस एक्टिविटीज को और ज्यादा इंप्रूव करने के, इनरिच करने के लिए। और उसके बाद फिर रिव्यू लेंगे, मॉनिटर करेंगे कि अब क्या प्रोग्रेस की स्थिति क्या है, रिफाइन कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को और अच्छे तरीके से, उसमें कुछ जोड़ तोड़ करने की जरूरत है कि नहीं। तो ये 7 स्टेप्स स्कूल असेसमेंट प्लान है। इसमें 7 तरीके से विद्यालय रूप में, विद्यालय लेवल पर असेसमेंट की एक टीम बना करके उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखिए, बार बार वही टॉपिक घूम के आ रहा है। मैंने कई बार कहा कि विद्यालय के जो रिसोर्सेस हैं वो विद्यालय के हित में, विद्यालय के कैरिकुलम को, कौन से ओवर्ट करिकुलम के साथ चलते हैं। विद्यालय के बाहर जितने रिसोर्सेज हैं उसको हम ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम दोनों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। उसमें कोई इंडस्ट्री हो सकती है, छोटे छोटे, आप शहरों में देखिए बहुत सारे लघु उद्योग चलते हैं। इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से वो कच्चा माल क्या होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, कैसे वो फ्रेमिंग होती है, पैकेजिंग कैसे होती है, इन सारी चीजों का हेल्प कर सकता है कोई इंडस्ट्री। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लीजिए बच्चों, किसी छोटे स्कूल के पास डिग्री कॉलेज है या आईआईटी है, आईटीआई है, आप वहां जब विजिट करने के लिए जाते हैं तो वो सारे एजुकेशनल आपके किसी न किसी कैरिकुलम के किसी न किसी पार्ट से वो जुड़े हुए हैं। तो वहां, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, बाहर तरह तरह की कम्युनिटी है। अब उस कम्युनिटी में से आप अपने लिए कौन सा यूजफुल कम्युनिटी है उसका प्रयोग करें और उससे बच्चों के डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट के को किस तरीके से इनरिच कर सके, उसमें इनका प्रयोग करना है। तो पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है? स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप, कोई एनजीओज है, कोई ऐसा सर्विस देना, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, उसमें ले जाके, कोई ऐसा कम्युनिटी है जहां पे हम एडल्ट एजुकेशन, हेल्थ कैंप, कोई मेडिकल टीम या मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर है, वहां जा करके, या कोई डिग्री कॉलेज का या इंस्टीट्यूट कोई है, बढ़िया अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां का कोई लेक्चरर है, उसको आपने यहाँ ला करके। तो ये सारी चीजें बच्चों के
जो हम कैरिकुलर एक्टिविटीज है या जो कैरिकुलम में चीजें हैं उसको और अच्छा इनरिच करने के लिए हम इन तीनों का प्रयोग एज अ रिसोर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का यूज करिए। उससे क्या होगा, बच्चों को अलग तरीके का सीखने का मौका मिलेगा। और वहां आप देखिए एक ही चीज को पढ़ाने का एनवायरनमेंट बदल दीजिए, कंसेप्ट एक ही है, एनवायरनमेंट तरीका बदल दीजिए, बच्चे फिर से जुड़ जाते हैं। हर बच्चे को, जैसे आप में से सभी लोग जो है सुन के ही सीखने वाले नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। किसी को खोए वाले एग्जांपल समझ में आ गया होगा, किसी को ये लाइन समझ में आई होगी कि मेजरमेंट क्या होता है, असाइनिंग द नंबर बाय द सर्टेन रूल, कोई यहीं से समझ गया होगा। तो हर बच्चे को सीखने का अपना अपना तरीका है, आप उन तरीकों को उनके सामने उपलब्ध कराइए, रिसोर्सों को अपॉर्चुनिटी के रूप में उनके लाइए, वो उस फ्रेम, उस एनवायरनमेंट में सीख लेंगे। तो इस टॉपिक में यह है कि हम एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन तय करें, इंडस्ट्री के साथ पार्टिसिपेट करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स को उनके हेल्प से अपने बच्चे के एकेडमिक एनरिचमेंट के लिए अच्छा सा प्लान करें। इंडस्ट्री पार्टनरशिप का मतलब आपने समझ गया हो कि बहुत सारी इंडस्ट्री आपके अगल बगल, वोकेशनल इंडस्ट्री चल रही है, कहीं कहीं ऐसा कुछ चल रहा है जो बच्चों के लिए रोल मॉडल के रूप में, ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में कोई संस्थाएं चल रही हैं। आपके आसपास उसको सर्च करिए और उसके साथ पार्टनरशिप रखिए। जैसे एक बीच में प्रोग्राम चला था पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट स्कूल, तो उसमें क्या था कि केवीएस जो है अपने नियर बाई किसी सरकारी स्कूल को गोद ले लेता था और उसमें सेकेंड सैटरडे है, बाकी दिनों में कोई 2 पीरियड निकाल करके विद्यालय के रूप में मैं कई बार जा करके उन विद्यालयों में अपने विद्यालय के रिसोर्स को चेंज कर देता था। पर ये तो हमने दिया, पर हमें लेना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे हाँ यस, फायर इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही। अगर आपके अगल बगल कहीं दमकल या अग्निशामक इस तरह का विभाग है, उनका यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में हैं जो किसी प्रोजेक्ट में है, तो प्रोजेक्ट की अलग अलग बहुत सारे, हाँ बिल्कुल, एलुमनी भी बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री पार्ट को, फाउंडेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को किस तरीके से हम रिसोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, ये इस ऑर्गेनाइजेशनल प्लान का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट सर। बेनिफिट्स क्या है इसके देख लें। चूंकि हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स शेयरिंग कर रहे हैं, वर्कशॉप के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, शेयर्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फॉर टीचर्स, कोलैबोरेटिव करिकुलम प्लानिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, स्टूडेंट एक्सचेंज, ज्वाइंट competitions and culture exchange, university faculty supporting school teachers with subject expertise, research partnerships। ये हायर एजुकेशन के बारे में कहा गया है। हायर एजुकेशन की जो लाइब्रेरी है, लैब हैं, उनसे आप जाकर के, जैसे अभी हमारे पीएमश्री के विद्यालय जितने भी हैं वो विजिट कराने ले जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में, DRDOs है, कहीं भी कोई एजेंसी है, एम्स है, वहां ले जाते हैं विजिट कराने। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के अंदर वो एक ड्रीम वहां से फिल्ड अप हो जाता है, पैक तैयार हो जाता है, अच्छा मोटिवेट हो जाता है बच्चा, और अपने प्रीवियस नॉलेज को फिजिकल रूप में, क्लासरूम में इंडस्ट्री तो ला नहीं सकते, एक इकोनॉमिक्स का टीचर है, अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है, बैंकिंग को क्लास में तो नहीं ला सकता, इंडस्ट्री को नहीं ला सकता, तो इसलिए इस तरह की पार्टनरशिप जरूरी है। नेक्स्ट, थोड़ा ऊपर करिए। नहीं सर, फॉर्मिंग लर्निंग कमिटीज थोड़ा सा रह गया। फॉर्मिंग लर्निंग कमिटीज क्या है? लर्निंग कमिटीज, इसमें प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में क्या करते हैं कि एक एजुकेटर्स का ग्रुप होता है जो अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने जो बात की थी उसमें क्या था, कौन सा फोरम था टीचर के लिए? TDF, क्या था? टीचर डेवलपमेंट फोरम। हाँ, और यह क्या है? FLC। ठीक है, फॉर्मिंग लर्निंग कमिटीज, जिसको हम PLC के रूप में भी जानते हैं, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी। इसमें क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ एजुकेटर्स होता है, वो
अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए वो मीटिंग करता है और एक्सरसाइज करता है, अपने फील्ड के एक्सपर्टीज को, अदर एक्सपीरियंस को, दूसरे टीचर्स को अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि बच्चों के आउटकम को अचीव किया जा सके। इसलिए इस प्रकार की कमिटीज का हम फॉर्मेशन करते हैं। वो स्कूल के एक स्कूल से दूसरे स्कूल और कई स्कूलों के साथ भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। फोकस ऑन लर्निंग, किस पर करना है हमें फोकस? लर्निंग पर करना है, नॉट जस्ट टीचिंग, पढ़ाने पर नहीं। वो सीख क्या रहा है, हमने क्या पढ़ाया इसका असेसमेंट मत करिए, उसने क्या सीखा। पर अक्सर क्या होता है स्कूल में, ऑब्जर्वेशन में, आपने क्या पढ़ा ये होता है। असेसमेंट करिए लर्नर्स का, उसने क्या सीखा है। मैंने एक 15 मिनट ही पढ़ाया लेकिन वो बहुत कुछ सीखा, तो उसको असेस करिए। कल्चर कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करना, अपनी एक्सपर्टीज का शेयरिंग करना, और फोकस ऑन रिजल्ट, यूज डाटा टू इवैल्यूएट इम्पैक्ट। रिजल्ट को किस रूप में लेना है? रिजल्ट को बच्चे के फेल पास के संदर्भ में नहीं लेना है, टीचर के फेल पास के संदर्भ में नहीं। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा, नहीं, क्या कमियां रह गई। अब कभी कभी पूछा जाता है विद्यालय का रिजल्ट आपके लिए किस दिशा में मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा, या किस फ्रेम में आप रिजल्ट को लेते हैं। विद्यालय का रिजल्ट किस रूप में लेते हैं, बच्चे का इंडिविजुअल रिजल्ट आप किस फ्रेम में लेते हैं, किस एस्पेक्ट में लेते हैं। तो इसको समझिए कि बच्चे का जो रिजल्ट है उसके पास फेल का मूल्यांकन नहीं करता, उसको तो एक टर्म दे देता है। पर हम रिजल्ट को एक बच्चे के रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए दे दिया जाए तो कम से कम उसके एनालिसिस पर एक पेज लिखा जा सकता है। उसके अंक को, सिर्फ अंक के साथ साथ उसके अदर जो होलिस्टिक एरिया है उस सारी चीजों को। तो रिजल्ट की एनालिसिस और उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ब्रॉड होता है। आगे चलें, बस थोड़ा सा रह गया सर। स्कूल एक्रेडिटेशन, आपने नेक का नाम सुना आपने कभी, किसी ने? यस सर। यस सर, सुना। अपने सर केवीएस में भी कुछ स्कूलों का एक्रीडेशन होता है, सीबीएसई करता है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ पहले नेक की बताइए, क्योंकि नेक नेशनल यूजीसी करती है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ग्रेड प्रदान करना, ए प्लस, बी, सी, नेक की ग्रेडिंग होती है। उसमें क्या होता है, एक पूरा टूल होता है, सर्वे होता है, उसको स्कूल भरता है, वो डिग्री कॉलेज भरता है, फिर उसको देता है। उसके बाद रीड आउट करके वहां से एक टीम आती है, आजकल ऑनलाइन हो गया, फिर एक टीम आती है। वो टीम वो जो आपने सारी चीजें फॉर्मेट में भर के दी हैं उन पहलुओं की जांच करता है। विद्यालय में टीचिंग लर्निंग कैसा हो रहा है, विद्यालय में रिसोर्सेज क्या है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, असेसमेंट कैसा रहा है, पिछले 2 साल का रिजल्ट कैसा है, बच्चों का अचीवमेंट क्या है, टीचर्स का अपना जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कैसे क्या कर रहा है, क्या वास्तविक स्थिति ये है कि नहीं है। इन सारी चीजों का जांच करता है। उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। क्वालिटी असेसमेंट के लिए, क्वालिटी एक्यूरेसी असेसमेंट के लिए ग्रेडिंग दिया जाता है। आपके विद्यालय की क्वालिटी के लिए ग्रेडिंग दिया जाता है, तो वो नेक देता है डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। विद्यालय का भी एक्रेडिटेशन होता है, स्कूल का भी एक एक्रेडिटेशन होता है, और वो सीबीएसई करती है। अभी किसी सर ने बोला था सीबीएसई करती है। स्काफ होता है, स्काफ, SQAF अपने स्कूलों में सीबीएसई कराता है। हाँ, यस। यहाँ क्यू फॉर क्या है? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट है, ऐसा फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं है। क्यू फॉर क्वालिटीज, ठीक है ना। क्वालिटी एश्योरेंस करता है। अब उसमें क्या होता है कि कोई बॉडी है वो आपके यहाँ पूरे एकेडमिक स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व करती है, इवैल्यूएट करती है, और उसमें सजेशन भी देती है, और उसके बाद आपको एक ग्रेडिंग देती है। इसका पर्पस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस एंड स्कूल इंप्रूवमेंट। सर वॉइस नहीं, सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो गई सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। 1 मिनट लगता है, जिस मोबाइल से चल रहा है बैटरी। हाँ ठीक है, अब आ गई, आ रही आवाज? जी सर। यस सर, हाँ।
देखिए पर्पस क्या है एक्रेडिटेशन का, कि उसकी क्वालिटी को एसेस करना, इंश्योर करना और स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना। कभी भी जब आप किसी का सुपरविजन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए आपके जो वर्ड होते हैं, जो लिखते हैं हम, वो सजेस्टिव होने चाहिए, कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए। आप कल को आप प्रिंसिपल बनेंगे, एसीडीसी बनेंगे, मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मैं तो हूं नहीं उस प्रेम में, पर जहां मैंने पढ़ा है कि एक सुपरवाइजर का, एक ऑब्जर्वर का, एक इंस्पेक्टर का जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो सजेस्टिव होना चाहिए। आरपी सर सहमत है मेरी बात से? It should be fact finding, not fault finding. यस, तो आपको जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो सजेस्टिव होना चाहिए, ध्यान रखें। जिस दिन से आपने वो स्टेटमेंट सजेस्टिव लिखने लगेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट करेगा, अच्छा इम्पैक्ट करेगा। पर आप जो जैसे सर ने बताया कि आपने फॉल्ट बार बार लिख दे रहे हैं कि आपने ये कमियां को और तरीकों से भी लिखा जा सकता है। तो इसका भी पर्पज क्या है, एक्रेडिटेशन का पर्पज क्या है कि आपको ग्रेड दे दिया गया है कोई, तो आप अपने अंदर जो उससे अच्छे ग्रेड को पाने के लिए जो कमियां उनको दूर कर लीजिए। प्रोसेस क्या है, सेल्फ स्टडी फॉलोड बाय एक्सटर्नल पीयर रिव्यू। आप अपना एक सेल्फ स्टडी रिपोर्ट बनाइए, उसके बाद कोई एक्सटर्नल पीयर से उसको रिव्यू करा लीजिए। स्टैंडर्ड्स क्या है, गवर्नेंस कवर करती है, टीचिंग, लर्निंग, सेफ्टी, कम्युनिटीज और एंगेजमेंट, इन सारी चीजों को वो चेक करती है। उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सेफ्टी, स्कूल में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एग्जीक्यूट प्लान होना चाहिए। फिर उसका लर्निंग और टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस का स्टैंडर्ड दिया गया है, रिजल्ट के क्वालिटी है, इन सारी चीजों को वो एसेस करते हैं। आउटकम क्या है, 3 तरीके से डिसाइड किया जाता है आउटकम। वो तीन तरह के असेसमेंट क्या है, कोई बताएगा? पहला क्या लिखा है, क्या जाइए थोड़ा सा, Accredited. यस, मतलब जो स्टैंडर्ड्स थे उस पर यह विद्यालय अपनी जो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट से सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट दिया था उस पर क्या है, लाइन बाय लाइन या फुलफिल कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है दूसरा, कंडीशनली एक्रेडिटेड। कंडीशनली यानी कुछ ऐसे चीजें हैं जो कंडीशन के कारण हैं। कंडीशन क्या हो सकता है, विद्यालय की स्थिति, इकोनॉमिकली स्थिति है, विद्यालय का एरिया है, रूरल है। यस सर, देवांगन सर कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, प्लीज कैरी ऑन। तो उसमें कंडीशन लगा देता है। वो कंडीशन क्या है, आप इंप्रूव कर लीजिए, फिर आप जो है एग्रीगेटेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद नॉन एग्रीगेटेड, उसका मतलब आप जो भी रिपोर्ट दिए थे उन रिपोर्ट वो स्टैंडर्ड पर आप खरे बिल्कुल नहीं उतरे हैं। ठीक है, वैलिडिटी क्या है, 3 साल 5 साल फिक्स पीरियड होता है, हर उस 3 साल और 5 साल के बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। इंडियन कॉन्सेप्ट में जैसे सीबीएसई है और NABET, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने जाना है, कोई जानते हैं कोई? हाँ सर, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वेरी गुड दीपक सर, बढ़िया। ये सीबीएसई, अगर आप अपनी टीम में रहे हैं क्या सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट अच्छा, हाँ ये होता है। और ये एफिलिएशन का भी काम करता है, अपने फ्रेम पर बना के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स को तय करता है। सीबीएसई के प्री डिफाइंड हैं, इसीलिए जब कोई भी नया स्कूल खुलता है सीबीएसई का, तो एक टीम जाती है, प्रिंसिपल की टीम, उस स्कूल के एक्रेडिटेशन के लिए, और तमाम तरह के उसके पैरामीटर्स होते हैं, उनको चेक करती है, अपने रिपोर्ट देती है, फिर सीबीएसई उसको एक्रेडिट करती है। क्लियर इट, आगे चलें? यस सर, मंगीलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें एक लाइन दे दिया सबने, बड़ा सॉरी, अच्छा है कि एक चीज मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, पहले एफिलिएशन होता है ना, कि भाई वो उस स्कूल का बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी है, उसके बाद एक्रेडिटेशन होता है जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है। 2 अलग अलग बातें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इतना ही अभी कहना है। एक सर ने इस पे एक शब्द जोड़ दिया, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन अलग चीज है। इंस्पेक्शन जो है, आप की जो रनिंग पॉलिसी है, उसके जो एक्सरसाइज चल रही है, उसको
इंस्पेक्ट किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है, और वो एक टर्म में होता है। वो टर्म या तो 1 साल में 2 बार होता है या साल में 1 बार होता है, ठीक है। और जो एक्रेडिशन होता है वो लॉन्ग टर्म में या 3 साल के लिए होता है, वो बार बार रिन्यूअल किया जाता है। एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं। एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए जो चीजें चल रही हैं उसके लिए हम इंस्पेक्शन कराते हैं, और जो हमारा एक्रेडिशन है वो इंस्पेक्शन पर ही निर्धारित है, क्योंकि इंस्पेक्शन क्या करता है, बीच बीच में आपके जो कमियां हैं या आप जो प्रोग्रेस में बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए अपने विचार भी देता है, सजेशन भी देता है, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से रिफॉर्म कर पाए। तो मनीष सर, फ्रेंड्स लिसन मी वेरी केयरफुली। ये 2 वर्ड जो हैं, लेट मी क्लेरिफाई, ये एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन, ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये क्वालिटी चेक है जो जरूरी नहीं है सब स्कूल को मिले, लेकिन सभी स्कूल को एफिलिएटेड होना जरूरी है। मैं केंद्रीय विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ। ये सपोज कोई प्राइवेट स्कूल है जो 8वीं तक संचालित है, उसे कक्षा 9वीं में अपग्रेड करना है, वो सबसे पहले अप्लाई करेगा फॉर एफिलिएशन, दैट आई वांट टू एफिलिएट माय स्कूल टू सीबीएसई। अप्लाई करने के बाद वो साल भर स्कूल को रन करेगा। उसके दौरान इंस्पेक्टिंग टीम आएगी और वो एफिलिएशन के लिए जाएगी। द टीम विल बी कॉल्ड एज NABET, नबेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये टीम ये डिसाइड करेगी कि उस स्कूल को सीबीएसई एफिलिएटेड किया जाए कि नहीं, तब उस स्कूल को एफिलिएशन मिलेगा। अब एक बार एफिलिएशन मिल गया, उसके बाद वो सीबीएसई के स्कूल्स में कौन सी श्रेणी पे आता है, ये उसका एक्रेडिटेशन होगा। जरूरी नहीं है हर एफिलिएटेड स्कूल को एक्रेडिटेशन मिले। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अच्छा समझाया सर आपने, अच्छा एक्सप्लेन किया सर। यस सर। सर देवांगन सर, एक बार प्लीज फिर से रिपीट करेंगे। मैम, हाँ जी मनीष जी, मैं ये कह रहा था कि हम स्कूल डेवलपमेंटल पार्ट को हम टच कर रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब स्कूल एफिलिएटेड हो गया। उसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए जो तरीके हैं उसमें एक्रेडिटेशन है। एफिलिएशन तो एक स्कूल ओपनिंग का पार्ट है। तो अभी जिस चीज को हम डील कर रहे थे, इसलिए इसमें एफिलिएशन वाला टॉपिक मैंने हटा दिया था, सर ने रखा था। एफिलिएशन का टॉपिक इसमें नहीं है। फिर भी आपका डाउट्स है तो सर एक बार सर प्लीज। सर एक्रेडिटेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनका परफॉर्मेंस रैंकिंग है। yes this is what I said, performance ranking, it is there, and this is also not done for all the schools sir. They say suppose they declare 1 to 10 या 1 to 100 top schools, so it is given to them only. हमारे भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चल रही है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी A+ नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो वो है। यूनिवर्सिटी है मतलब उनके पास में एफिलिएशन है। सर आप सभी लोग ने देखा कि पहले पर्पस जो जरा पढ़िए एक्रेडिटेशन का क्या है। पर्पस क्या लिखा है? क्वालिटी पैरामीटर को चेक करना है पर्पस सर एक्रेडिटेशन का। क्वालिटी पैरामीटर पे खरा उतरता है या नहीं, ये पर्पस है। यही पर्पस है एक्रेडिटेशन का। एफिलिएशन वाला पार्ट अलग है। कोई विद्यालय खुल रहा है, उसको एफिलिएशन देना है, बोर्ड को उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको एक नंबर देना है, वो एक अलग पार्ट है। तो यहाँ क्वालिटी की बात हो रही है, और क्वालिटी इज डायरेक्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंटल पार्ट। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट पार्ट को हम डील कर रहे हैं। आई एम राइट सर? आरपी सर, देवांगन सर। यस सर। आप ये कह सकते हैं कि एफिलिएशन मींस आई स्टैंड इन द सिस्टम और accreditation means where do I stand in the system? Yes, you can say that. Yes, you can say, Ravita madam, कि affiliation is the entry point that you are in the line now. You are in the position to run a school, and how you are running the school is accreditation. Very clear, madam. Manish ji, go ahead. Next slides. बस स्लाइड को रोके रहिए, थोड़ा सा और ऊपर करिए, इसको ऊपर कर दीजिए, कोई बात नहीं सर, इसको ऊपर कर दीजिए और ऊपर करिए, और थोड़ा बस थोड़ा सा और लीजिए। मैं 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, आप स्क्रीन को पढ़िए मन में बिना बोले, क्योंकि वो ये सारी चीजें हैं जो पीछे कल और आज पढ़ाई गई हैं। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस पर पीछे अगला क्वेश्चन इस पर डिपेंड है। रिफ्लेक्टिव
practitioner, instructional leadership, transformational leadership, distributed leadership, professional learning communities, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप। ये अलग अलग लोगों की थ्योरी है, उसके की आइडियाज हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कार्य के दौरान एक्शन और कार्य के बाद रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एज ए एकेडमिक लीडर, leadership that transform followers, values and goals, force eyes, idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation and individualized consideration. 4 eyes. मनीष सर माइक बंद है। मनीष सर माइक बंद है। मनीष सर आपका माइक बंद है। ओके सर। आप सभी ने थ्योरी और मॉडल को रिव्यू कर लिया होगा। हालांकि इस थ्योरी और मॉडल की यहाँ जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपसे इतना डीपली नहीं पूछागा, पर सर ने कहा था कि एज अ नॉलेज फ्रेम में इसको डाल दिया जाए। इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता। डोनाल्ड सॉल है, हेलिंगर मर्फी हैं, बॉन्स हैं, बॉस हैं, इन सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर दिया है सर ने। पेपर बनाने वाला कैसा पेपर बनाता है पता नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट सर, ब्लैंक वाली स्लाइड ले आइए, खाली वाली स्लाइड। 2 मिनट को आंखें क्लोज करके, आंखें बंद करके, 2 पार्ट में हम जिन चीजों को दोहराए हैं, ले चले हैं, उनको एक बार याद कर लीजिए, ताकि अब आपके सामने जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग का पार्ट सर लाएंगे, तुरंत उसको रिस्पांस दीजिएगा। और इस टॉपिक पर इतना ही, इससे ज़्यादा देना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। आप अपनी सेल्फ स्टडी से कर लीजिए, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, पर इतना कैप्सूल ठीक है। सर कंटिन्यू, ओवर टू यू। थैंक यू सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू यू मनीष सर। Friends, it is already 1 hour 40 minutes, so I don't think you are in position to attempt MCQ. क्या हम आज का सेशन यही खत्म कर दें? ये PDF आपको मिल जाएगा और आप PDF या फिर हमें सर MCQ करा दीजिए, MCQ करा दीजिए सर। ओके। किसी मित्र के माइक चालू है, मस्त म्यूजिक बज रहे हैं। यस, तो चलिए हम 10 से 15 प्रश्न ले लेते हैं। दोस्तों मैं केवल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि यू आर ऑल एक्साइटेड फॉर द क्विज, और आप ये क्विज करना चाहते हैं। दैट इज गुड इनफ कि यू आर ऑल रेडी दैट वी शुड गो विद द क्विज। थैंक यू फॉर दैट। आई थॉट कि इट इज ऑलरेडी मच ऑफ द टाइम हैज गॉन and you people would like to go ahead with the things only, but anyhow I will show you that there are 25 MCQs. so इनमें से आप जितना बोलेंगे उतना हम कर लेंगे, और उसके बाद में ये वाला पार्ट आप खुद पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन। इट इज डिजाइंड इन सच ए मैनर। दोस्तों आप निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करेंगे कि ये क्वेश्चन लिया गया, जैसे व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इन स्कूल लीडरशिप, हाउ कैन अ प्रिंसिपल कल्टीवेट अ कल्चर ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मनीष जी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कब तक हमारे दिमाग में रहता है हम नहीं जानते। जब भी आप पढ़ना चाहें ये आपके पास आंसर मौजूद है, और ये आंसर क्रिस्प है, अच्छी शब्दावली का प्रयोग है। यदि आप एज इट इज लिख के आ जाते हैं, पहला लाइन ही अगर वो पढ़ ले, अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कौन 1983, उसके बाद फिर वो कुछ पढ़ेगा नहीं मेरे ख्याल से। इतना आप लिख देंगे तो नीचे दबंग की स्टोरी भी लिख देंगे सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की, तो वो शायद ना पढ़े, है ना। उसके बाद में खैर ऐसा करना नहीं है भाई। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर। So friends, this will definitely help you a lot to go ahead, and we have included around 20 questions into that. So these are for you that you will be doing. We will immediately come to multiple choice question. Multiple choice questions में भी आप देखेंगे कि कौन से वर्ष में ये पूछा गया है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप पेन कॉपी लेके बैठिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी 30 सेकेंड।
30 सेकंड मतलब हम 15 मिनट, अगले 15 मिनट में हम बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, ये नवोदय विद्यालय 2022 में प्रचार, अच्छा आपको इसमें 22 और 23, 19, 2022, 2023, 2019 नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यहाँ तक कि EMRS के भी क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे प्रिंसिपल्स के। उस समय जो मैंने कहा था कि प्रिंसिपल के इतने सारे पेपर देख चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि अब इससे आगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो दैट बेनिफिट यू विल बी गेटिंग फ्रेंड्स। सो हियर इज द क्वेश्चन, a principal who builds partnership with industry for students experiential project is primarily fostering, तो वो क्या फोस्टर कर रहा है? आशा मैडम आपको आंसर नहीं बताना है, आपको आंसर आपकी कॉपी पे लिखना है। 10 प्रश्न के बाद में आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अभी केवल खोवा दिया जा रहा है, बाद में असेसमेंट किया जाएगा और फिर उसको बताया जाएगा कि खोवा कैसा है। चलिए, सॉरी सर। हाँ, नो इशू प्लीज। Community school linkage, B commercial revenue for school, C and D। चलिए प्रश्न क्रमांक 2। This was asked in Kendriya Vidyalaya Principal Examination 2019, friends. Important question. Which of the following best describe the role of initiator in school leadership? Proactively identifying problems and championing positive change before issue escalate. B. Following government directives without deviation. C. Delegating all major decisions to senior teachers. Or D. Waiting for external experts to recommend changes. दोस्तों यदि आपको आंसर जल्दी मिल जाता है तो भी आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। नंबर 3, school self assessment and improvement is primarily a formative or self driven process aimed at improvement by the school community itself, punitive government inspection mechanism to penalize weak schools, tool to rank and compare individual teachers within the school, method for inter-school ranking in the district. Navoday Vidyalaya Samiti 2022. Now, Donald Scott's concept of reflection in action in leadership means, देखिए CTT में आया है, वो बच्चे भले नहीं जानते हो लेकिन आप जरूर जानते हैं इसका आंसर। देखिए मार्क कीजिए आप क्या है आंसर। 30 सेकंड टाइम टू यू। जब तक आप पढ़ रहे तब तक दूसरे दोस्त प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ सकते हैं। The 3 big ideas of professional learning communities, that is PLCs, as given by Dufour R, ये 2022 में आया केंद्रीय विद्यालय। Focus on learning, cultural of collaboration and focus on result. Vision, mission and strategic planning only. Inspection, appraisal and external evaluation. D. Curriculum design, teaching and assessment separately. Now, question number 6 and 7. I am keeping it open. 1 minute time. Read it. Tick 1. ये नहीं बोलूंगा नहीं तो सर 5 भी दिखा दीजिए एक बार प्लीज। अच्छा 5 दिखाना है ना मैडम, चलिए ठीक है। बाकी सब ये पढ़िए, ये आप ये 5 लिखा है इसको देख लीजिए। The 3 big ideas of professional learning communities, PLCs, are given by Dufour R. हो सकता है प्रश्न 5 को क्या होगा मैडम, मैं नाम नहीं देख पाया था। प्रश्न क्रमांक 6, I'll read. Which characteristics best define transformative leadership as described by series? थ्योरी इसीलिए दी गई थी और मनीष जी ने इसीलिए पढ़ा था उसे जानबूझ के कि एक बार पढ़ने से, और आपसे बोला गया था कि इसको एक बार इवैल्यूएट कीजिए। आपने मार्क कर लिया होगा। I will read question number 7 for you. 7 and 8 all open to you. Vision building in school leadership is best understood as, ये रिसेंट 2023 में जो प्रिंसिपल्स आए हैं उन्होंने एग्जाम दिया है, वो देख सकते हैं ये प्रश्न आया था। A collaborative participatory process of creating a shared picture of school's desired future. Posting the school mission statement on the notice board. C. Preparing an annual capital budget for infrastructure development. Setting individual performance target for each teacher separately. Question number 8, asked in the year 2018. A principal. अच्छा, कई बार आपके जो उत्तर गलत होते हैं उसका कारण आप नहीं है,
आपके जो उत्तर गलत होते हैं कई बार उसका कारण मैं भी हूँ। मैंने इतनी जल्दी जल्दी पढ़ दिया, आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर होगा तो आप बड़े इत्मीनान से पढ़ पाएंगे, एक बार नहीं 2 बार पढ़ पाएंगे, आंसर को रिव्यू कर पाएंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो 2-4 नंबर को आप मायने नहीं रखेंगे। यदि आपके 10 में से 8 आ रहे हैं मतलब वो पूरे 10 आ रहे हैं, ऐसा मान के चले आप। बहरहाल, a principal who regularly reflects on own teaching and leadership practices is demonstrating which role? Instructional administrator, reflective practitioner, transitional manager or school inspector. तो बार बार वो रिफ्लेक्ट करे टीचिंग एंड लीडरशिप स्किल। नंबर 9, टाइम टेबलिंग पढ़ाया आपने। इज स्कूल्स प्राइमरीली सर्व्स द पर्पज ऑफ informing parents of official school hours, ensuring systematic and equitable utilization of time for all academic activities, satisfying government inspection checklists, recording daily teacher attendance accurately. आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या होगा। और यहाँ पे थ्योरी ऑफ देवांगन भी काम करता है कि जो लंबा आंसर हो, जो समझ में नहीं आ रहा है, वही करेक्ट आंसर है। ऐसा हम बच्चों को बताते हैं। तो चलिए देखिए, Teacher Development Forum (TDFs) in schools are primarily meant for Teacher Development Forum जो होता है किसके लिए होता है? Evaluating teacher performance for promotion decisions, collaborative professional learning and sharing of best practices among teachers, addressing individual teachers' service grievances, or communicating administrative circulars to staff. दोस्तों मुझे उत्तर बता देना चाहिए। 10 प्रश्न का हो गए हैं सर। एक बार 6 वाला दिखाइएगा जी। मनीष जी कुछ कह रहे हैं सर? आपने आंसर की मुझे दी नहीं थी, मैंने भी कुछ लगाया है। क्या बात है। चलिए दोस्तों, तो टाइम फॉर द आंसर नाउ। प्लीज बी केयरफुल। और आप अपने उत्तर तभी डिस्क्लोज करेंगे और सब लिखेंगे जब मैं बोलूंगा, ताकि हम प्रॉपर्ली पढ़ सके मैसेज के थ्रू। Yes, here are the answers. Please check. Question number 1, A, B, A, T. Question number 3, 4 and 5. ये मैंने अपनी सुविधा के लिए ऐसा बना रखा था। A, B, C, D, E. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके A। क्या बात है, नंबर आने चालू हो गए। मोनिका मैडम 10, पंकज जी 9, वेरी गुड। वीना जी क्या बात है, वेल। प्रदीप जी 10 में से 10, वेरी गुड। दीपक जी 10, टीना 9, टीना मैडम 9, नीता मैडम, अरे मनीष जी आप भी पढ़ने में मदद कीजिए भाई। क्या आप? अनिल साहब 10 नंबर, बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई स्कोर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संदीप जी 10, 10, उपाध्याय जी 10, बी ए महिरवार जी, दिनेश पवार जी 10। बधाई हो दिनेश जी, खोवा काम कर गया। सर ये तो हमारे टीचर लोगों को बधाई है सर। जी 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 जी। संजय जी 10। मनीष जी आपका पीआई बहुत हाई जा रहा है। ऋतिका जी 10 नंबर, मनोज जी 10 नंबर, पुरुषोत्तम जी, विक्रम जी, सुरेश कुमार जी और प्रीति आर्या जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट फ्रेंड्स। सीमा जी 9 नंबर, अनुपमा मैडम, अनुपमा नारायण मैडम 10 नंबर, अनंत साहब 10 नंबर, वेरी गुड। मांगीलाल साहब 8 नंबर, वेरी गुड, एक्सीलेंट सर। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हो सकता है कि हम जब खुद इवैल्यूएट करें, 1 नंबर जो उधर हो रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। तो दोस्तों बाकी आप पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अब कैपेसिटी ओवर हो गई है आप सभी की, हमारी तो है। मैं तो अभी आराम से 2 घंटे मेरा मतलब वी कैन रन एनीवे। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रेंड्स एंड विद दिस Pradeep ji put off the recording after 2 minutes when I say. So these are the things friends we have seen today, and I hope just a minute, just give me a minute. I hope friends this PDF and the lecture given by Manish ji both together will help you a lot to complete this chapter. Thank you Manish ji, thank you very much. दोस्तों आप अपना माइक चालू करके भी कुछ बोल सकते हैं मनीष जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए आप सभी अपने माइक थैंक यू सर। सभी अपने माइक बंद कर लें। थैंक यू सर। सभी अपने माइक बंद कर लें। So that's all for friend today. If you are watching it on YouTube, the whole series is available. Keep on watching, keep on learning. It is all for you.
The labor is done for you people so that you may come up with the flying colors. Thank you. Have a nice day. See you again in the next class. Till then, देवांगन सर जी मुझे 2 दिन का गैप